जय हिंद साथियों, आप सभी का एमपीपीएससी उत्कर्ष चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है 16 फरवरी 2025 को एमपीपीएससी प्री 2025 का एग्जाम होने जा रहा है। लगातार विद्यार्थियों की डिमांड और क्वेश्चंस रहते हैं कि सर एमपीपीएससी प्री 2025 के लिए एक अच्छी रणनीति, सटीक रणनीति हमें बताएं, किस तरीके से हम अध्ययन करें, किस तरीके से हम अपनी तैयारी को आगे जारी रखें, जिससे इस बार हम इस प्री को क्वालिफाई कर पाएं और हम मेंस लिख पाएं। तो दोस्तों आप सबको मार्गदर्शित करने के लिए और खासकर आप किस तरीके से एमपीजीएस की एक अच्छी तैयारी कर पाएं, इसकी रणनीति बताने के लिए हम आपके सामने हैं। मेरे साथ एमपीजीएस के विषय विशेषज्ञ जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है, मध्य प्रदेश में लगभग सभी जानते हैं। मध्य प्रदेश में एमपीजीएस के जादूगर हैं। हमारे साथ हमारे बीच में प्रदीप सर हैं। थैंक यू सो मच। और प्रदीप सर का अनुभव जो एमपीपीएससी में है लगभग विगत 10 वर्षों का है। लगातार सर एग्जाम्स भी देते आ रहे हैं, मेंस भी दे रहे हैं, इंटरव्यूज भी दे रहे हैं। और एक बड़ी बात होती है कि आप जब लगातार प्री एग्जाम क्वालिफाई करते हो तो अपने आप में ये एक एक्सपीरियंस क्रिएट करता है कि प्रीलिम्स को किस तरीके से क्रैक किया जाए। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि विद्यार्थी मुख्य परीक्षा के लिए तो काफी बेहतर तैयार होते हैं, लेकिन वो प्री नहीं क्रैक कर पाते हैं। कुछ ऐसी छोटी छोटी की फैक्ट्स होते हैं, चीजें होती हैं जो वो नहीं करते हैं, जिसकी वजह से प्री क्वालिफाई नहीं होता है, प्री रुक जाता है। तो इस बार आपका प्री निकले और आप इसमें सफलता पा पाए, इसके लिए हमारे बीच प्रदीप सर हैं। तो थैंक यू सो मच। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद इतनी तारीफ करने के लिए। तारीफ की बात नहीं हूं मैं, मतलब किसी लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। हीरे को हीरा कहने में कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल। तो और हीरे की कद्र जौहरी ही जानता है। ये हमारे साथ जो एक व्यक्ति खड़े हुए हैं, ये व्यक्ति मध्य प्रदेश के एक बहुत बड़े नाम है, ठीक है, आप लोग सभी जानते हैं। तो और सर जिस तरीके से आपने बताया कि प्रीलिम्स मैंने भी निकाला है, मैं बता दूं कि 9 बार मैंने एमपीपीएससी प्रीलिम्स निकाला है, बहुत बढ़िया, यानी 9 मेंस दिए हैं। उसके पश्चात मैं 5 इंटरव्यूज दे चुका हूं एमपीपीएससी के। सर इस दौरान मैं एक ही बात यदि कहूं बच्चों को कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स कैसे निकलता है जी, तो यदि सभी निचोड़ निकाल के मैं एक बात कहूं तो वो बात है सर कॉन्फिडेंस। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर जितना खुद पर कॉन्फिडेंस रखोगे, बिल्कुल, यानी हम पढ़ते बहुत अच्छा है सर। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे इतनी जबरदस्ती तैयारी करते हैं, इतनी जबरदस्त तैयारी कर लेते हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में जाने से पहले इतना डर जाते हैं, उससे एक दिन पहले बीमार पड़ जाते हैं। जैसे पेपर हाथ में आया बेहोश हो जाते हैं सर। मैंने तो देखा भी है, कई बार अपनी ही तैयारी का प्रेशर अपने ऊपर बना लेते हैं, कॉन्फिडेंस डाउन कर लेते हैं। कई बार तो मैंने देखा है। और सर मैं विद्यार्थियों की क्या अपनी खुद की भी आप बीती बता सकता हूँ कि जब आप तैयारी बहुत ज्यादा करके जाते हो तो आपके हाथ भी कप रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप क्वेश्चंस पढ़ के इतने घबरा रहे होते हो कि आप क्वेश्चंस को गलत पढ़ लेते हो, नहीं पढ़ पाते हो। कहीं पे यदि लिखा हुआ है में से कौन सा एक जिला महाराष्ट्र की सीमा से नहीं लगा है, तो आप नहीं शब्द नहीं पढ़ पाते है, देखते हैं और है किस हिसाब से। हाँ, और हम छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं। जब गोला हमें फिल करना होता है तो उसमें हम गलतियां करते हैं, तो छोटी छोटी त्रुटियां होती है क्योंकि हम सेल्फ कॉन्फिडेंस खोते हैं, हम उतना विश्वास अपने ऊपर, अपनी तैयारी के ऊपर नहीं रख पाते हैं। इसी का सर मैं यदि एक एग्जाम्पल देना चाहूं तो इस एग्जाम्पल में मैं दूंगा सर, एक बार जिसका प्री निकल जाता है सर तो दूसरी बार भी निकल जाए, तीसरी बार भी निकल जाता है, चौथी बार भी निकल जाता है। तो ऐसा क्या आ गया उसके पास कि लगातार उसका प्री निकल रहा है। और जबकि जो बच्चे नए होते हैं ना सर, उनको ज्यादा फैक्ट्स याद होते हैं, एकदम जुबान पे रखे हुए उनके, लेकिन फिर भी प्री नहीं निकल पाता। उसका एक ही कारण है कि एक बार निकालने के पश्चात उस व्यक्ति में कॉन्फिडेंस आ जाता है और आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है नहीं। तो भैया आत्मविश्वास बना के रखें। कोई टेंशन नहीं, एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ना ही बंद कर दें। कोई कुछ कहे कि इस बार ये आने वाला है, ये पढ़ लो, जस्ट अभी जो है नया पेपर आया है। कभी कभी तो सर जो है एमपीपीएससी इतना जबरदस्त संस्थान है, इतना जबरदस्त भरोसेमंद संस्थान है सर, इसके खिलाफ बता देते कि पेपर लीक हो गया, ये गलत बात है। और बच्चे जो है उसको देख लेते हैं कि पेपर लीक हो गया और देखते हैं एक भी पेपर जो पेपर लीक हुआ था उससे प्रश्न नहीं आता है। तो इतने फर्जीवाड़े चलते हैं सर, तो इससे भी बचना चाहिए हमें, इससे भी बचना चाहिए सर। बिल्कुल सर तो मैं चाहूंगा सबसे पहले विद्यार्थियों को आप ये बताएं कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम यदि हमें क्वालिफाई करना है और आप एमपीजीएस के विशेषज्ञ हैं, तो एमपीजीएस का क्या महत्व है, प्री क्वालिफाई करने में कितना वेटेज होता है एमपीजीएस का? बिल्कुल सही प्रश्न है सर। क्यों सही है? क्योंकि हम एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित ही पीएससी से पहले एमपी जुड़ा हुआ है। ये क्यों जुड़ा हुआ है? इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि एमपी ही आपकी सिलेक्शन का आधार है। यानी जब तक यदि आपका एमपी सब्जेक्ट जो है कंप्लीट नहीं है, तब तक आपका सिलेक्शन की संभावना थोड़ी सी कम है। तो एमपी जबरदस्त करना पड़ेगा। क्यों? लगभग सर देखा जाए तो पिछले साल, उससे भी पहले, तो लगभग 40% की हिस्सेदारी जो है मध्य प्रदेश विषय की होती है। और सर जिस तरीके से हम और सर डिस्कस कर रहे थे कि मध्य प्रदेश विषय केवल एक नहीं है,
उसके अंदर बहुत सारे विषयों का समागम है, तब जाके मध्य प्रदेश बनता है। जैसे कि एक बात आती है, विद्यार्थी कई बार कमेंट करते हैं, बोलते हैं सर कोई एमपीजीएस की एक अच्छी बुक बता दो, कई बार बोलते हैं सर एमपीजीएस कितने घंटे में हो जाएगा। तो मैं एक चीज और इनको बताना चाहूंगा बिल्कुल सर, कि विद्यार्थियों, मैं अपनी टीम से भी यही बात बोलता हूँ कि आप एमपीजीएस को किसी एक सब्जेक्ट के नजरिए से मत देखिए। क्लास में भी यही बात बोलता हूं कि एमपीजीएस, और मैं अब इसे एमपीजीके बोलना सर मैंने बंद कर दिया है। बिल्कुल है, 2019 के पहले तक जो प्रीलिम्स होता था उसमें जीके चलता था, क्योंकि सर क्वेश्चन 10-12 ही आते थे, बिल्कुल उतना डिटेल में नहीं आता था। लेकिन 19 के बाद जब वो पहला क्वेश्चन सर मुझे याद है बौद्धन हुआ, जब आया एग्जाम में तो लोग सब हिल गए थे कि ये कहां से आ गया, इतिहास खोजने लगे, खोजी इतिहास अंदर तक जाने लगा। नहीं तो पहले राजा भोज तक ही सीमित रहता था, राजा भोज और रानी दुर्गावती और चंदेल शासकों ने खजुराहो के मंदिरों का निर्माण कराया, यहां तक सीमित हो जाता। लेकिन वो जो बौद्धन हुआ वाला क्वेश्चन आया, उसके बाद से मध्य प्रदेश में ये एमपीजीके नहीं, एमपीजीएस, और जब एमपीजीएस बना तो एमपी हिस्ट्री सर एक अलग अपने आप में सब्जेक्ट है। क्योंकि सर यदि हम मेंस में भी देखें तो आप देखिए मेंस में रियासतें जोड़ी हैं अलग से, जो आपके जनजातीय व्यक्तित्व हैं वो उसमें स्वतंत्रता आंदोलन में उनका योगदान, फिर यूनिट 2 राजवंश। तो जब ये अलग 2.5 यूनिट हो जाती है सर। बिल्कुल सर, और स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान लगभग 2.5 यूनिट, तो 2.5 यूनिट है, और ये अपने आप में एक सब्जेक्ट हो रहा है सर। बिल्कुल। फिर उसके बाद देखें मध्य प्रदेश का भूगोल, जो कि आपके फर्स्ट पेपर में ही पार्ट 2 में, पार्ट बी में आपका 5th यूनिट है पूरी। और फिर सर उसके बाद आप यदि देखें तो मध्य प्रदेश की पॉलिटी। सर आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि पॉलिटी में जैसे आपने देखा होगा कि अलग अलग टॉपिक्स उन्होंने जोड़े। सर कौन से टॉपिक्स हैं, जरा एक बार विद्यार्थियों को जरूर जिस तरीके से सर ने बताया टॉपिक को पढ़। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं मतलब सर की तारीफ करूंगा, सर ने कितना जबरदस्त बताया कि जब से बोधन दहुआ पूछा गया तब से इतिहास खंगाला जाने लगा मध्य प्रदेश का, और वो इतिहास सबके सामने आने लगा। ये श्रेय जाता है हमारे एमपीपीएससी को। एमपीपीएससी यदि ऐसा नहीं करता तो हमारे जितने व्यक्तित्व हैं जो हमारे स्वतंत्रता आंदोलनों में अपनी शहीदी देके गए उनको हम भूल जाते। तो एमपीपीएससी ने सर उनको याद करने के लिए जो है सिलेबस में डाला है, और अब जो है हम लोग भी खोज के जो है हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी रहे या हमारे ऐतिहासिक व्यक्तित्व जिन्होंने अपने शौर्य का प्रदर्शन जो है इस भारतीय रण में किया। और इसके पश्चात जिस तरीके से पॉलिटी की बात कर रहे हैं, तो पहले पॉलिटी के क्वेश्चन कैसे होते थे कि मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन है, वर्तमान में राज्यपाल कौन है, लेकिन अब ये राज्यपाल मध्य प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्य में कहां रहा, राज्यपाल के पद से पहले किस पद पर था। अब जो है इस तरीके के प्रश्नों पर जो है जोर दिया जाने लगा है। तो अब जो है हम लोग भी बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं कि ये राज्यपाल अभी जैसे वर्तमान में जो राज्यपाल हैं तो उनके संबंध में हम चौतरफा ज्ञान अर्जित करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि एक भी प्रश्न इधर से उधर ना हो जाए। सर जैसे कि सर एक चीज और देखी गई कि एमपीपीएससी ने जब अपने सिलेबस को खासकर अपडेट किया तो उन्होंने विश्व जो इतिहास होता था उसे हटाया, सबसे पहले। तो जब विश्व इतिहास हटाया तो कई लोगों ने इसे क्रिटिसाइज भी किया, क्योंकि विद्यार्थियों ने कई बार वर्ल्ड हिस्ट्री मेंस के लिए काफी अच्छी तैयार कर रखी थी, लेकिन जब हट गया तो उन्होंने बोला यार ये हटा दिया। तो मुझे इसके पीछे एक उनकी विशेष जो एक सोच समझ में आई कि एक तो हमारा मध्य प्रदेश जो है जनजातीय स्टेट है, और जब आप एमपीपीएससी देते हो तो अपने राज्य में ही आप डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी यानी प्रशासनिक पदों पे जाते हो, तो आपको अपने क्षेत्रीय जो आप जिन क्षेत्रों में आपकी नियुक्ति होती, जहां आप पोस्टेड होते हो, उन क्षेत्रीय स्थानों के बारे में, उनके हिस्ट्री के बारे में, उनकी ज्योग्राफी के बारे में, वहां के कल्चर के बारे में, जैसे कि सर यूनिट 10 जो जोड़ दी है जनजाति, वो इसलिए क्योंकि ट्राइबल स्टेट है, ट्राइबल स्टेट। अब यदि मैं एमपीपीएससी देता हूं और मुझे डिप्टी कलेक्टर का पद मिलता है धार जिले में, जहां पे भील जनजाति, भील बाहुल्य ये जिला है, सबसे ज्यादा एसटी पॉपुलेशन वाला जिला है, तो मुझे उस जनजाति के संस्कृति, उनके कला के बारे में मुझे नॉलेज होगा। जब मुझे नॉलेज होगा तो मैं उनके बीच में जिस तरीके से सर ने बताया, क्योंकि जनजातियां क्यों पढ़ाई जा रही है, क्योंकि यदि आप सरकारी अधिकारी बने तो उन्हीं के बीच में जाके कार्य करना है। उनकी संस्कृति, उनकी बोली भाषा अगर हम नहीं समझेंगे तो उनका रिप्लाई कैसे कर पाएंगे, बिल्कुल सर, उनकी समस्याओं को कैसे कर पाएंगे। जैसे मैं सर धार में गया था तो मैंने पूछा क्या खाया, तो उन्होंने बोला कि चोका। तो मुझे समझ में नहीं आया चोका, लेकिन बाद में पता चला कि चावल को भीली भाषा में चोका कहा जाता है। क्या बात। सर एक चीज और आई थी, जब अभी इससे पहले शिवराज सिंह चौहान जी जब सीएम थे तो उन्होंने भील जनजाति में चूंकि पारंपरिक रूप से मदिरा बनाई जाती है, बिल्कुल ताड़ी बनाई जाती है और बनाई जाती है, हेरिटेज, तो उन्होंने ऐसा बोला, उसमें एक डिसीजन था, मैं चूंकि करंट अफेयर पढ़ाता रहता हूं, कि भाई जो जनजाति युवा है जो पारंपरिक रूप से ये बना रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, तो उनके लिए हेरिटेज पारंपरिक रूप से, तो उनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज नहीं किए जाएंगे। बिल्कुल है। तो
बिल्कुल, जब हमें नॉलेज होगा तब हम ये चीज कर पाएंगे। बिल्कुल कर पाएंगे। जिस तरीके से सर मध्य प्रदेश की जनजातीय संस्कृति के संरक्षण की बात को, तो सर जो मध्य प्रदेश का जो आबकारी एक्ट है, उस एक्ट में एक प्रावधान है कि सर जनजातीय परिवार 10 लीटर तक महुआ शराब खुद बना सकता है, लेकिन उसको विक्रय नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ऐसी आजादी उनको क्यों दी? इसलिए दी क्योंकि ये उनकी जनजाति का एक अभिन्न अंग है। कोई भी अनुष्ठानिक कार्य हो तो सबसे पहले धार डालते हैं सर, बिल्कुल बिल्कुल महुआ की धार, फिर वो प्रसादी के रूप में सबको देते हैं। प्रसादी के रूप में। सर अभी राजस्थान से भी एक वीडियो वायरल हो रहा था कि वहां के कोई विधानसभा सदस्य थे, वो डिमांड कर रहे थे कि शादियों में एक निश्चित मात्रा में जो आपकी जो देसी शराब है उसे लाने की अनुमति दी जाए। तो वो इसीलिए क्योंकि आप जब जनजातियों के बारे में जानेंगे, उनकी संस्कृति के बारे में जानेंगे, उनके खान पान के बारे में जानेंगे, उनकी आजीविका के बारे में जानेंगे, तो आप उनके साथ एक ठीक ढंग से कोऑर्डिनेट कर पाएंगे और अच्छे एक प्रशासक के रूप में उभर पाएंगे। इसीलिए आपको जनजाति पढ़ना है, मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ना है और क्षेत्रीय इतिहास पढ़ना है, वंशों के बारे में पढ़ना है, पुरातत्व के बारे में पढ़ना है, ताकि आप उसे संरक्षित कर सको। क्योंकि मध्य प्रदेश में सर देखा जा रहा है, जैसे पर्यटन की जब मैं बात करूं तो लगातार विगत वर्षों में मध्य प्रदेश पूरे भारत में बेस्ट पर्यटन स्टेट के रूप में उभर के पुरस्कार भी मिलते जा रहे हैं। जिस तरीके से पढ़ाया था कि पुरस्कार भी लगातार मिल रहे हैं, क्योंकि सर मध्य प्रदेश में पर्यटन की असीम संभावना है। हमारे पास 2 पर्वत श्रृंखलाएं हैं, सतपुड़ा विंध्याचल जैसी पर्वत श्रृंखलाएं, 200 से अधिक नदियों के उद्गम स्थल हैं, नदियों के किनारे अनेक घाट हैं, मंदिर हैं, और सर अभी भी मध्य प्रदेश में ऐसे कई पुरातत्विक स्थल हैं जिन्हें यदि ठीक ढंग से प्रमोट किया जाए, उन्हें संरक्षित किया जाए तो पर्यटन काफी बढ़ सकता है। बिल्कुल है। और ये कब कर पाओगे आप? जब आप उन स्थलों के बारे में पढ़ोगे। जैसे कि सर एक क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम पीएससी प्रीलिम्स में, एक जैन तीर्थ स्थल पूछा था धार जिले का। सर उसके बारे में थोड़ा बताएं आप, और मुझे जानकारी है कि आप वहां गए भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं धार में पढ़ा हुआ हूँ, रहने वाले मुरैना का हूँ, तो धार में मैं मोहनखेड़ा तीर्थ गया तो पता लगा कि पूरे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जैन तीर्थ है, इतने बड़े इलाके में फैला हुआ है। और वहां पर जो जैन मुनि है, उनकी मूर्ति है आदिनाथ जी की, उस मूर्ति की आरती करने के लिए आपको पहले ही टोकन लेना पड़ता है, और टोकन जो है वो लाखों रुपए का होता है। एक टाइम की आरती का जो है आप 1 लाख रुपए यदि अपने नाम से करवाना चाहते हैं तो इतना बड़ा तीर्थ स्थल है जिसके बारे में किताबों में था ही नहीं। मैंने सर क्लास में मतलब पढ़ाया था तो बच्चे खुश हो गए, एकदम से प्रश्न देखा उन्होंने। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये किसी भी बुक में इस तरीके से उस स्थल के बारे में जानकारी नहीं थी। मैं भी सर इतने वर्षों से एमपीजीएस पढ़ा रहा, लेकिन मेरे सामने वो तीर्थ स्थल नहीं आया था। बिल्कुल, लेकिन मैं बताना चाहूंगा सर का जो क्षेत्रीय नॉलेज है, जैसे जलप्रपातों के संबंध में सर पढ़ाते हैं कि ये जलप्रपात इस बुक में ये नदी पे दिया हुआ है। सर ने बताया वो नदी है ही नहीं वहां पर। जी वो है नहीं। जिस तरीके से पांडव जलप्रपात के संबंध में सर हम बताते हैं, है ना सर, आसपास के जो जलप्रपात है सर ने मुझे बताया। और यहाँ सर साथ में ये भी जोड़ना चाहूंगा सर कि जिस तरीके से सर ने बताया कि महुआ शराब, मैं बता दूं सर, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा महुआ उत्पादन मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में जनजातीय संस्कृति जो है, जनजातीय वर्ग जो है, इस महुआ का संग्रहण करता है, अर्थात वो उनकी वन उत्पाद है और उससे एक रोजगार के एक साधन भी है। बिल्कुल। हम देखेंगे सर गोवा जाते हैं तो कुछ लोग घूमने के लिए जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो है वहां की पारंपरिक जो शराब है, जैसे फैनी कहते हैं, जो काजू के नट्स यानी काजू का जो फल है उसको गला के बनाई जाती है, तो उसको प्रमोट कर रही है वहां की सरकार। राजस्थान में देखें तो सर बहुत बड़े बड़े ब्रांड हैं वहां के, खुद के हैं, खुद के ब्रांड हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में यदि हम बात करें तो इस व्यवस्था में केवल एक ही जो है उसको बोलते हैं हम रतलाम की सर जो अंगूर की वाइन बनती है, जिसका नाम है अम्बी द वाइन। तो अम्बी द वाइन जो है केवल मध्य प्रदेश की एक वाइन है, लेकिन उसका हम प्रमोशन नहीं कर पाते, इसीलिए उसका विक्रय कम है। ऐसे ही मध्य प्रदेश सरकार ने, हमारे मामा जी ने ये सोचा था कि हमारी जनजातीय संस्कृति में महुआ शराब कितनी अच्छी तरीके से बनाई जाती है। सर मैं यदि कहूं तो मैं वहां जाके देखा तो वो लोग महुआ में नीम की जो निम्बोली होती है, निबोरी होती है, उसको भी डालते हैं, तो उसके साथ नीम की भी बनाते हैं। और कहते हैं कि जो डायबिटिक लोग हैं और जिन्हें डायबिटीज है, यदि वो थोड़ा सा एक दवाई के रूप में यदि उसको ले तो डायबिटीज में फायदा होता है सर। तो इतनी जबरदस्त उनकी वैज्ञानिक सोच होती है सर कि यदि इसे हेरिटेज वाइन का दर्जा दे दिया जाए तो उनको रोजगार भी मिल गया और उनकी जनजातीय संस्कृति का संरक्षण भी हो गया, और मध्य प्रदेश को भी जो आर्थिक रूप से समृद्धि हासिल होगी। तो ये बात तय है कि जब मध्य प्रदेश एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम हो रहा है तो इसके सिलेबस में एमपीजीएस का वेटेज क्यों बढ़ाया है, ये स्पष्ट है। आयोग की सोच ये स्पष्ट दिखाई देती है कि वो चाहती है कि आपको मध्य प्रदेश का क्षेत्रीय इतिहास, क्षेत्रीय कला संस्कृति, क्षेत्रीय जनजातियों के बारे में और मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के बारे में एक अच्छा नॉलेज हो। क्योंकि जब आप भौगोलिक स्थिति का भी सर अच्छा नॉलेज रखते हैं, आपको पता होता है कि यहाँ की सॉइल कैसी है, यहाँ पे जलवायु कैसी है,
और यहाँ पे कौन सी कृषि फसल उपज अच्छी हो रही है। बिल्कुल सर, बताते जा रहे हैं टॉपिक। हर बार जो है प्रश्न यहाँ से चूकता नहीं है, एक प्रश्न जरूर आता है। जैसे सर मैं जब विद्यार्थियों को जब सिंचाई व्यवस्था पढ़ाता हूं तो मैं एक बात कहता हूं, क्या जो उत्तरी मध्य प्रदेश है, जैसे भिंड मुरैना ये जिले हैं, तो आप यहाँ पे सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? तो विद्यार्थी कई बार बोलते हैं सर हम वहां तालाब बनवा देंगे। तो मैं ये कहता हूं कि यार यदि आपने पढ़ा है अच्छे से, आप वहां के, मैं बोलता हूं कि यदि आप डिप्टी कलेक्टर बने भिंड के, सिंचाई संसाधन बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? तो विद्यार्थी बोलेंगे सर तालाबों का निर्माण। तो मैं उन्हें बताता हूं कि यार आप उत्तर पश्चिम में वर्षा, भिंड जिले मुरैना में वर्षा का स्तर कम है, तालाब बनवा दोगे, प्रशासन शासन का सरकार का पैसा व्यर्थ जाएगा, क्योंकि तालाबों में पानी कहां से लाओगे फिर? बिल्कुल, क्योंकि वर्षा का जल संग्रहण करोगे और वर्षा तो वहां कम हो रही है, तो वहां पे ज्यादातर सिंचाई किससे होगी? नहरों से। अब ये सारी चीजें प्रशासनिक रूप से भौगोलिक ज्ञान होना आपको बहुत जरूरी होता है। जलवायु के बारे में, फसलों के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है सर। इसीलिए सर ने जिस तरीके से ये जो ज्ञान बताया, ये व्यवहारिक ज्ञान है, ये व्यवहारिक, ये किताबों से अलग है। और इसी से संबंधित प्रश्न आता है कि सर जिस तरीके से पूछा हुआ था कि यदि आप मई के महीने में, ग्रीष्म काल में मध्य प्रदेश के दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हैं तो तापमान में क्या होगा? बढ़ोतरी होगी, कमी होगी? ये कोई किताब में मिलेगा नहीं, ये व्यवहारिक ज्ञान, व्यवहारिक है सर। तो आपको जो है ये जो फैक्ट बाजी जो चलती रहती है उससे भी थोड़ा सा बच के रहना है। आपको थोड़ा सा डीपली ज्ञान, थोड़ा सा व्यवहारिक ज्ञान अर्जित करना है, जिससे 2-4 क्वेश्चन व्यवहारिक ज्ञान पे आधारित होते हैं और वो आपको सही करने हैं, और तभी सही हो पाएंगे जब आपका व्यवहारिक ज्ञान बेहतर हो। मतलब सर जब आप क्या करें, जब पढ़ रहे होते हैं ना, तो आप एक समग्र अध्ययन करें, केवल फैक्ट पे नोटिस ना करें। बिल्कुल, आप जब चीजों को, जलवायु पढ़ रहे हो, मध्य प्रदेश की मृदा पढ़ रहे हो, भौगोलिक विभाजन पढ़ रहे हो, तो उन्हें एक समग्र अध्ययन के रूप में उनका अध्ययन करें। क्योंकि सर जैसे कि हम देखें कि कंटेंट, विद्यार्थियों की एक डिमांड होती है कि एमपीपीएससी प्री की तैयारी और मेंस की भी तैयारी करते हुए हम कंटेंट कहां से जुटाएं, एक अच्छा बेहतर कंटेंट कहां से लें। तो मैं चाहूंगा सर, बिल्कुल सर, मतलब सर ने बीच में जिक्र भी किया था कि सर बता रहे थे कि अच्छा बेहतर कंटेंट क्या होगा जी। तो देखो, बेहतर कंटेंट वही है जो लगभग आपको सिलेक्शन से ऊपर पहुंचा दे। बिल्कुल, सिलेक्शन तो कराए, उससे 2-4 नंबर जो है लगभग ऊपर पहुंचा दे। वैसे तो जो है अधिकतम नंबर आए तो ठीक रहता है, लेकिन अपन बाउंड्री के 1-2 ऊपर नंबर पहुंच गए हैं तो सिक्योर हो जाते हैं कि हमारे लिए ठीक है। तो इसके लिए बहुत सारी किताबें होती हैं, एनसीईआरटीज होती हैं, हिंदी ग्रंथ अकादमी होती है, लेकिन यदि हम इनको पढ़ने जाएं सर तो इसमें समय लग जाता है, समय लग जाता है। बच्चों के पास इतना समय होता नहीं। पीएससी भी जो है लगभग 2 से ढाई महीने प्रीलिम्स के लिए देता है और 3.5 से 4 महीने के लिए मेंस के लिए देता है, तो हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है। तो हम क्या करें? तो जो विशेषज्ञ हैं, जैसे उत्कर्ष क्लासेस में आएंगे तो एक से एक विशेषज्ञ मिलेगा आपको अपने अपने विषय का, तो उन्होंने इन सभी का उपयोग करके अपने खुद के नोट्स बनाए हैं। तो यदि आप उत्कर्ष के नोट्स पढ़ते हैं तो वो निचोड़ आपको एक साथ मिल जाएगा। 10 किताबों की बजाय एक किताब पढ़िए, आप बार बार पढ़िए तो याद भी होती है, किस पेज पर किस कोने में क्या लिखा हुआ है, ये तक याद हो जाता है सर। बिल्कुल सर। सर एक्चुअल में इसमें एक जिक्र करना चाहूंगा, मैं दैनिक भास्कर पढ़ रहा था, ये आज से 6 महीने पहले की न्यूज है जी। तो दैनिक भास्कर ने जो हमारे अभी वर्तमान में एमपीपीएससी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष मेहरा जी, उनसे इंटरव्यू लिया था। तो उनसे पूछा कि जो प्रश्न पत्रों में कई बार होता है, प्रीलिम्स में भी कुछ गलतियां आ जाती हैं, तथ्यात्मक त्रुटियां आती है, तो उन्होंने पूछा था कि भाई ये त्रुटियां क्या होती हैं और इसके लिए किस तरीके से आप पेपर बनवाते हैं। तो उनका जवाब ये था कि जो हम अपना पेपर सेट करवाते हैं तो उसमें मध्य प्रदेश राज्य के या अन्य राज्यों के बड़े बड़े प्रोफेसर होते हैं, विषय विशेषज्ञ होते हैं, और हम उन्हें प्रेफर करने, मतलब किन पुस्तकों को प्रेफर करने बोलते हैं, तो उन्होंने बोला कि हम इंडिया लेवल पे एनसीईआरटी बुक्स को प्रेफर करने बोलते हैं कि आप एनसीईआरटी प्रेफर करिए, उन बुक्स से क्वेश्चन बनाइए। और मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन के जो प्रश्न होते हैं वो मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा जो पुस्तकें प्रकाशित की जाती हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश के भूगोल की हो, चाहे मध्य प्रदेश की कला संस्कृति की हो, इतिहास की हो, जनजातियों संबंधित हो, इन पुस्तकों से हम प्रश्न बनाने के लिए उन्हें कहते हैं। लेकिन दोस्तों जब ये स्टेटमेंट आया सर, मैंने भी उससे पहले भी, हालांकि हम उन चीजों से पढ़ रहे थे, हमने देखा कि ये जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक्स होती है सर, 1000 2,000 पेज की होती है। बिल्कुल होती है। और सर यदि मैं आज यहाँ से खड़े होकर विद्यार्थियों को ये बोलूंगा आप हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक पढ़िए, तो उनके लिए ये एक अपने आप में चुनौती होगी। बिल्कुल, मतलब महाभारत की तरह होगी वो। बिल्कुल महाभारत। तो सर जरूरी होता है कि एक ऐसा कंटेंट विद्यार्थियों के हाथ में जाए जो उन बुकों का निचोड़ हो, जिन्होंने उन बुकों का अच्छे से अध्ययन किया हो और उन बुकों से इंपॉर्टेंट चीजें, क्योंकि सर मैंने देखा कि जब पूरा एक पेज पढ़ लेते हो तब आपको 2 लाइन का कंटेंट बुक से मिलता है।
बिल्कुल। तो दोस्तों हमारी जो उत्कर्ष की टीम रही है, सर भी हैं, मैं भी हूं, इसके अलावा हमारे पास 2 और एमपीजीएस के टीचर हैं, इंग्लिश मीडियम में सौरभ यादव सर हैं, और सभी हम विषय विशेषज्ञों ने। इनके अलावा जो हमारे पास कंटेंट की टीम होती है उनमें भी मतलब वो भी विषय विशेषज्ञ होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं। जैसे एमपीजीएस में जो कंटेंट का काम कर रहा है तो वो एमपीजीएस में हम उनका जब सर सिलेक्शन लेते हैं तो उनका भी एक टेस्ट लेते हैं, आपसे भी इंटरव्यू होता है, हमसे भी होता है। जब वो हम ये परखते हैं कि वो एमपीजीएस में कितना स्ट्रांग है, तब उन्हें हम कंटेंट राइटर रखते हैं, और वो कंटेंट राइटर भी उनका अध्ययन करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं, और तब सर ये नोट्स बनते हैं। तो एमपीजीएस का एक बेहतर यदि आप तैयारी करना चाहते हो तो उत्कर्ष के नोट्स जो हैं वो बेस्ट होंगे। सर मैं जानता हूं कि कोई ना कोई विद्यार्थी अभी भी जैसे कुछ कमेंट कर रहे हैं या कमेंट करेंगे कि नहीं यार ये वाली बुक भी अच्छी है, तो मैं कहूंगा हर बुक अच्छी होती है, कोई बुक अच्छी नहीं है। यदि आपने कोई बुक ऑलरेडी ले रखी है तो उसी बुक से पढ़िए। एक ही बुक को 10 बुक पढ़ने से अच्छा एक ही बुक को 10 बार पढ़ लो। सर बिल्कुल गलत तो नहीं बोल, देखिए बिल्कुल वास्तविकता में सर ने कहा एक बुक को ही बार बार पढ़िए, जैसे मैं भी बता रहा था। और सर देख रहा था मैं उत्कर्ष क्लासेस के जो नोट्स हैं जी, वो नोट्स इसलिए अच्छे हैं क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश के जो 55 जिले हैं उनकी जो मुख्य जो बुक स्टोर्स होते हैं उन पे मिल जाती है। बिल्कुल। और वो इसलिए मिलती है क्योंकि अच्छी है। बिल्कुल बिल्कुल। वास्तविकता है जो अच्छी चीज है वही सब जगह जाएगी, जो खराब है वो सीमित हो जाती है। प्लस सर यदि बुक स्टोर पे कभी किसी बच्चों को ना मिले तो आप हमारे उत्कर्ष ऐप के बुकशाला से घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं, घर बैठे बुक मिल जाती है। सर अब मैं चाहूंगा इससे थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं जी। और मैं चाहूंगा कि आप सबसे पहले एक चीज ये बता दें कि जब एमपीपीएससी की यदि हम बात कर रहे हैं, प्रीलिम्स एग्जाम 2025 की बात कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगा एक तो पहले आप विद्यार्थियों को बता दें कि भाई इस जो पहला हमारा जीएस फर्स्ट की बात करते हैं सर, जीएस फर्स्ट जो पेपर होता है हमारा, इस जीएस फर्स्ट पेपर में ये क्वेश्चन नंबर 100 होते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन पे 2 नंबर होते हैं, तो टोटल आपके 200 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर होता है। लेकिन क्वेश्चन नंबर कितने हैं? 100 है। तो सर मैं चाहूंगा इस 100 नंबर का जो ये क्वेश्चन पेपर है, लगभग हमने सर पिछले 2 बार से देखा है कि जो कट ऑफ रहा है वो 80 के आसपास रहा है। बिल्कुल। इसका एक बड़ा रीजन ये भी दिखता है सर कि 80 के आसपास कट ऑफ होने का, कि पोस्ट भी काफी कम रही है। इस बार पूरी संभावना है कि पोस्ट कुछ ज्यादा ही रहेंगी। ठीक है, तो मैं चाहूंगा सर आप बताएं विद्यार्थियों को इन 100 क्वेश्चंस में एमपीजीएस के प्रश्नों का वेटेज कितना रहता है, और साथ ही साथ ये भी बताएं कि एमपीजीएस के किस विषय के, जैसे हमने कहा कि हिस्ट्री अलग हो गई है, अब एमपीजीएस की ज्योग्राफी भी है, एमपी की पॉलिटी भी है, एमपी का आर्ट एंड कल्चर भी है। तो इनमें कौन सा वो पार्ट है जहां विद्यार्थियों को ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, और ट्राइब्स भी हैं। तो इनमें कौन सा वो पार्ट है जिसमें ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, या सभी पे बराबर ध्यान देने की जरूरत है? सर इसको जरा एक्सप्लेन करते हैं विद्यार्थी। सर जिस तरीके से देखा जाए तो इसमें आजकल जो है एमपी की इकोनॉमी अलग कर दी है सर। बिल्कुल सर, तो इस तरीके से इतने, यानी हम देखे जाए तो लगभग जो है 6 सब्जेक्ट, लेकिन 6 तक सीमित है नहीं। इसके अलावा जो है यदि हम स्पोर्ट्स देखें, वो स्पोर्ट्स भी आ जाता है एमपी का इसमें। क्लियर? तो इसके साथ हम एक जोड़ देंगे मिसलिनियस। तो मिसलिनियस यदि हम जोड़े हैं तो इतने सारे सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। ये है मध्य प्रदेश। और लगभग जिस तरीके से सर ने बताया और हम लोग चर्चा कर ही रहे हैं तब से, तो हम पाएंगे कि इन सब्जेक्ट्स में जो है, इन सब्जेक्ट्स में लगभग जो ये एमपी पूरा हो गया, ये क्या है? एमपी पूरा हो गया, एमपी जीके पूरा हो गया, जिसे एमपीजीएस कहते हैं, जनरल स्टडी। तो एमपी जनरल स्टडी जो है लगभग 40% बराबर 40 क्वेश्चन, यानी इन 100 में से जो है 40 क्वेश्चन जो है केवल और केवल ये मध्य प्रदेश वाला जो सेगमेंट है यहां से पूछे जाते हैं। और यदि मैं इनमें से देखूं कि सबसे ज्यादा कहां से पूछे जाते हैं, तो मैं यहां पे जो है एकदम मौन हो जाता हूं। क्यों? क्योंकि लगभग सबसे जो है एक जैसे प्रश्न जो है आते हैं। कभी एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे जो है 19-20 जो है हो जाता है, लेकिन वास्तविकता में जो है लगभग सब जगह से जो है लगभग बराबर प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर बात की जाए तो आर्ट एंड कल्चर और ये जनजातियां, ट्राइब्स, मध्य प्रदेश की जनजातियां, ट्राइब्स, ये जो 2 सेगमेंट हैं, ये कम से कम इसका अपने आप में ही 40 से 45% के आसपास हो जाते हैं। लगभग जो है मतलब सर 20 से 22% जो है, यदि हम कहें नंबर ऑफ क्वेश्चन, यदि एमपीजीएस से जी नंबर ऑफ क्वेश्चन जो एमपीजीएस से यदि 40 आ रहे हैं, तो उसमें से 20 से 22 क्वेश्चन कहां से होते हैं? हो सकते हैं ट्राइब्स और आर्ट एंड कल्चर। और आर्ट एंड कल्चर में सर वो कौन से टॉपिक है जिसपे ज्यादा जोर दिया जा सकता है? जैसे कई बार विद्यार्थी डिमांड करते हैं सर मेले बहुत अच्छे से पढ़ा। बिल्कुल बस मेला, मुझे लगता है मेला है, क्वेश्चन तो मेले से लगभग बनता ही है, क्योंकि जो एमपीपीएससी की प्रीलिम्स है वो भी एक मेला है। मध्य प्रदेश के सभी विद्यार्थी, सभी क्षेत्र के विद्यार्थी
जैसे भी हैं सभी विद्यार्थी जो है उस मेले में सम्मिलित होने के लिए आते हैं और उस मेले तो का सर आज केंद्र एक वादा आप कर दीजिए जी कि आगामी जो डेज हैं उसमें एक क्लास आपकी आर्ट एंड कल्चर पे होगी। विद्यार्थियों को आप एमपीपीएससी प्री के लिए अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, आर्ट एंड कल्चर मैराथन लेंगे सर आप। बिल्कुल मैराथन भी लूंगा और मेरे साथ सर भी होंगे साथ में, हम अरे दोनों नहीं जो सर, है आप ही को ले दोनों मिलके जो है क्योंकि सर मैं बाकी के टॉपिक की मैं ले लूंगा, लेकिन आप आर्ट एंड कल्चर और जनजातियों की एक मैराथन आपको लानी है। बिल्कुल जिसमें आप, क्योंकि सर मैं चाहता हूँ दोस्तों, मैंने भी सर की क्लासेस देखी है, मतलब सर जब मेले पढ़ाते हैं ना भाई, तो इतने शानदार तरीके से हर एक मेले को डिस्क्राइब करते हैं ना कि आपको फिर ना उसको रटने की, याद करने की जरूरत नहीं है। आपने सर से सुन लिया ना, जैसे हम अपने बुजुर्गों से, बड़े बुजुर्गों से घर में कहानियां सुनते थे ना, चोर पुलिस की कहानी या अंग्रेजों की कहानी, वो आज भी आपके दिमाग में होगी। वैसे ही सर जब एक स्टोरी की तरह और इतना इंटरेस्टिंग बना के उस मेले के बारे में, उसके सारे पहलुओं के बारे में पढ़ाते हैं ना, तो वो चीजें आपके दिल में बैठ जाती हैं। और जब बैठ जाती है, धन्यवाद सर इस चीज के लिए कि सर ने मुझे बुजुर्ग बना दिया। लेकिन नहीं बुजुर्ग नहीं सर, बच्चे बताएंगे दोनों में से बुजुर्ग कौन? नहीं मैं फिर भी यंग लगूंगा सर। ये ये बच्चों के ऊपर छोड़ देते हैं सर अपन। तो विद्यार्थियों, इसलिए मैं चाहूंगा कि सर आपको आर्ट एंड कल्चर और जनजातियों के बारे में भी जब सर पढ़ाते हैं, उनकी प्रथाओं के बारे में पढ़ाते हैं, वैवाहिक प्रथाओं के बारे में पढ़ाते हैं, बड़ा व्यवहारिक तरीके से, जैसे कि अभी भी बात हो रही थी कि आपको एक व्यवहारिक नॉलेज जब हो जाती है, चीजों के बारे में पता चलता है ना, तो आप भूलते नहीं हो। तो आप भूलोगे नहीं, तो मैं चाहूंगा सर आप आज बोल दीजिए लेंगे क्लास। बिल्कुल अब सर इतना कह रहे हैं तो मैं बिल्कुल लेके आऊंगा, मैराथन लेके आऊंगा, एक मैं जनजाति की मैराथन लेके आऊंगा और एक एमपी के आर्ट एंड कल्चर की। बिल्कुल सर, ठीक है। तो देखो तुम्हारे लिए एक फायदा करा दिया दोस्त, यहीं खड़े खड़े है ना, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और इसके बाद यदि हम देखें सर, तो पॉलिटी वाला है, पॉलिटी वाले सेगमेंट में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये थोड़ा सा बताएं सर। जिस तरीके से यदि आजकल की बात की जाए, आजकल का जो ट्रेंड है सर एमपीपीएससी का जी, तो उसमें थोड़े से आर्टिकल्स भी, जो आर्टिकल होते हैं, अनुच्छेद होते हैं संविधान के, उन पर भी बातें होने लगी और अंदर तक बातें होने लगी। सामान्य नहीं कि 61वां संविधान संशोधन या आर्टिकल 61 किससे संबंधित है, ऐसे नहीं। अब जो है अंदर तक पूछे जाने लगा है कि जिला न्यायालय जो होता है उसके अंदर उसकी प्रक्रिया का वर्णन किस आर्टिकल में, क्योंकि 222 आर्टिकल के, क्योंकि विद्यार्थियों एमपी पॉलिटी जब उन्होंने बोला कि एमपी पॉलिटी से क्वेश्चन करेंगे, तो उन्होंने मध्य प्रदेश के जिला अदालत के संबंध में कैसी प्रक्रिया है, ठीक है, तहसील स्तर पे क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है, या उच्च न्यायालय स्तर पे क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है, उससे प्रश्न पूछना चालू किया है मध्य प्रदेश की पॉलिटी या राज्य व्यवस्था के संबंध में, न्यायपालिका के संबंध में। तो जैसे मध्य प्रदेश में विधानसभा का पूछ चुके हैं सर, बिल्कुल क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, किस क्रम से चीजें होती हैं विधानसभा में, ये सारी चीजें पूछी जा रही है। और खासकर मध्य प्रदेश के सर राजनेताओं के बारे में। बिल्कुल है सर, राजनेता कहां से चुनाव लड़ रहे हैं। और आजकल तो यदि हम कहें तो पहले डिजिटलीकरण इतना नहीं था। बिल्कुल। आज हमने कभी वीडियोस नहीं देखे थे कि विधानसभा में बहस हो रही है क्या था, लेकिन आज हम वीडियोस देख पाते हैं कि कल जो है, इससे पहले वाले दिन में जो है, एक विधायक महोदय रहे हैं एक क्षेत्र विशेष के, उन्होंने विद्यार्थियों का एक मुद्दा जो है वहां पे उठाया है। पीएससी में जो है, पीएससी से संबंधित और व्यापम से संबंधित, विद्यार्थियों की नौकरियों से संबंधित, उनके रोजगार से संबंधित विधानसभा में एक मुद्दा उठाया है। तो उसकी क्लिप जो है खूब वायरल हो रही है, खूब वायरल हो रही है कि आजकल के जो हमारे नेता हैं वो हमारे युवाओं के बारे में, हमारे विद्यार्थियों के बारे में, अभ्यर्थियों के बारे में और जो एस्पिरेंट्स हैं उनके बारे में जो है सोचते हैं और मुद्दा भी उठाते हैं सर। बिल्कुल सर, मैं चाहूंगा यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, मध्य प्रदेश राज्य व्यवस्था से संबंधित यदि हम बात करें, तो मैं चाहूंगा कि विद्यार्थी जैसे सबसे पहले तो इन 3 चीजों पे बहुत फोकस करें। जैसे राज्यपाल की जब मैं बात करूं, राज्यपाल, बिल्कुल है सर, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और मुख्य सचिव, ये वो 4 चीजें हैं जिनका और वर्तमान का मंत्रिमंडल। बिल्कुल, मंत्रिमंडल वर्तमान का करंट अफेयर में वर्तमान का मंत्रिमंडल भी हम यदि यहाँ पर ले लें, तो मैं चाहूंगा विद्यार्थियों आप एक बात ध्यान देना कि ये जो 4 हैं, ये सर, इसके लिए मैं एक वेबसाइट भी बताना चाहूंगा, मध्य प्रदेश विधानसभा वेबसाइट पे जाओ, पूरी डिटेल मिलती है आप। लेकिन आपके पास सबसे पहले क्या होनी चाहिए, इनकी सबकी लिस्ट होनी चाहिए। लिस्ट मतलब पदक्रम के साथ, कब कब कौन कौन क्या रहा है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, विधानसभा अध्यक्ष कब कब रहे हैं, और उनके नाम आपको बहुत बेहतर ढंग से पता होने चाहिए। इसमें आप एक लिस्ट जरूर बनाइएगा। जैसे मैं कहता हूं कि भाई आप राज्यपाल की लिस्ट बनाइए, राज्यपाल का नाम लिखिए, कब से कब तक राज्यपाल रहे हैं, प्लस उनसे संबंधित कोई 2 महत्वपूर्ण बातें। जैसे एक क्वेश्चन आ जाता है कि भोपाल गैस त्रासदी के समय मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन कौन, या फिर जब मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री और राज्यपाल कौन थे। फिर मध्य प्रदेश का जब विभाजन हुआ, छत्तीसगढ़ नया राज्य बना, तब मध्य प्रदेश के राज्यपाल मुख्यमंत्री कौन थे। या फिर क्वेश्चन आ जाता है कि भाई मध्य प्रदेश में पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लगा उस समय राज्यपाल कौन थे। तो सर जब ऐसे प्रश्न आते हैं तो आप राज्यपाल का नाम लिखिए, लिस्ट बना लो, एक पेज में आ जाएगी सर ये लिस्ट, और लिस्ट बना के अपने रूम में आप जहां पे भी बैठते हो पढ़ते हो वहां पे लगा लो और बार बार उसको देखो। क्योंकि जिस तरीके से सर बता रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर जो है कंपैरिजन पूछा जा रहा है कि कौन मुख्यमंत्री है कौन राज्यपाल है, राज्यपाल है। तो एक तरफ आप मुख्यमंत्री की लिस्ट, एक तरफ राज्यपाल की लिस्ट, और बीच में लिख लो कि भैया जिस तरीके से सर ने बताया कि पंचायती राज व्यवस्था लागू, तो पंचायती राज व्यवस्था के समय मुख्यमंत्री कौन है और इधर की तरफ राज्यपाल लिख लो, राज्यपाल को, तो ये आसानी हो गई हमारे लिए। ये एक बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि एक क्वेश्चन सर इससे आ रहा है, या तो पदक्रम दे रहे हैं, मैच द कॉलम बनाने के लिए दे रहे हैं, और फिर एक चीज और पूछ लेते हैं कि भाई मध्य प्रदेश का कौन सा मुख्यमंत्री किस राज्य में राज्यपाल रह चुका है। ठीक है, इस तरीके के प्रश्न भी जब आते हैं, या अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री, जैसे सर देखिए आनंदीबेन पटेल गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री, लेकिन हमारे यहाँ आगे दूसरी महिला राज्यपाल बनी आनंदीबेन पटेल जी। तो इस तरीके के प्रश्न भी आपको एग्जाम्स में आते हैं, और ऐसा ही आते हैं कहां से, मुख्य सचिव से, विधानसभा अध्यक्ष से। तो आप ये लिस्ट जरूर याद रखें, जब ये लिस्ट आप याद रखेंगे आप देखना बिल्कुल क्या बेहतर जो न्याय व्यवस्था है मध्य प्रदेश की, बिल्कुल सर, ये न्याय व्यवस्था से भी आजकल प्रश्न आने लगे हैं। बिल्कुल सर, न्याय व्यवस्था से भी सर जो है, और वहां पे सर हम मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं। मुख्य न्यायाधीश जो हैं इनका भी पदक्रम याद रखें, कौन कौन से पदक्रम। साथ ही साथ जैसे वर्तमान के मुख्यमंत्री 19वें हैं, वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं वो 28वें हैं। तो आप उनको क्या रखें, आप एक क्रम से जब याद रखेंगे तो निश्चित रूप से आप क्या होंगे, सफल होंगे। आप एग्जाम में जब क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे तो आप उन क्वेश्चंस का आंसर आसानी से दे पाते हो। तो इस तरीके से यदि हम देखें, इस तरीके से हम देखें तो आप अपने राज व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चंस को तैयार करिए दोस्तों। बिल्कुल बिल्कुल सर मैं चाहूंगा कि एक कोई यदि मुख्यमंत्री का उदाहरण दे दें बच्चों को कि किस तरीके से एक मुख्यमंत्री को अच्छे से तैयार किया जा सकता है, मतलब वो कौन सी बातें होंगी कि किसी एक मुख्यमंत्री के बारे में उतनी बातें तो वर्तमान की जो हमारे मुख्यमंत्री महोदय सर उनकी बात कर लेते हैं अपन। तो इसमें यदि हम बात करें तो हमारे मुख्यमंत्री सबसे पहले तो किस क्रम के हैं जी, ये याद होना चाहिए सर हमें जी। फिर हम देखेंगे कि इनकी विधानसभा सीट कौन सी है, बिल्कुल सर, विधानसभा सीट कौन सी है, और ये नए हैं या पहले से ही इस पद पर नियुक्त है, अर्थात ये इनकी पहली नियुक्ति है, इससे पहले कार्यकाल, अर्थात पहली शपथ वगैरह कब, पहली शपथ। ये कार्यकाल की बात की जाए तो कब से स्टार्ट हुआ है, और इसी कार्यकाल में शुरुआत जब है वो होती है हमारी शपथ जो होती है ये। और इसके साथ साथ यदि इससे पहले किसी महत्वपूर्ण पद पे रहे हैं, जैसे उच्च शिक्षा मंत्री रहे थे, बिल्कुल जो उच्च शिक्षा मंत्री थे हमारे, जो वर्तमान के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, डॉक्टर मोहन यादव जी। तो इतनी जानकारी जो है, जैसे सर इसी तरीके से यदि कोई मुख्यमंत्री भाई उनका कोई उपनाम है, जैसे आप शिवराज सिंह चौहान जी की बात करेंगे तो मामा जी, आप कमलनाथ जी की बात करेंगे तो युवा तुर्क कहा जाता था उन्हें पहले। फिर एक मुख्यमंत्री थे उन्हें बुलडोजर कहा जाता था सर। तो लाइक इस तरीके से सर एक चीज यहाँ पे बता दीजिए थोड़ा सा कि सर बुलडोजर क्यों कहते थे उनको, क्योंकि तो भैया जिस तरीके से यूपी में जो बुलडोजर संस्कृति चल रही है कि दिक्कत करी आपने तो घर तोड़ा है आपका, तो लगभग जैसा ऐसा जो है भोपाल में एक क्षेत्र विशेष को जो है अतिक्रमण हटाने के लिए जो है उन्होंने, क्योंकि सर कई लोगों ने बुलडोजर से ऐसा सेंस लगा लिया कि मोटे थे वो, इसलिए तो ऐसा कोई सेंस नहीं था। बाबूलाल गौर जी की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से उन जो मुख्यमंत्री हैं उनके उपनाम वगैरह आपको पता होने चाहिए। उन्होंने यदि कोई ऐसे हमारे प्रारंभिक जो मुख्यमंत्री रहे हैं, जैसे हम बात करें हमारे पहले जो मुख्यमंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल जी, ठीक है, उनके नाम पे स्टेडियम, एक स्टेडियम भी बना हुआ है आपके जबलपुर में, पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम भी है। वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से पहले पार्ट ए जो सेंटर प्रोविंस एंड बरार था उसके भी क्या रहे थे, सीएम रहे थे, उनके बारे में। फिर कई ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जो पूर्व में यदि हम देखें विभिन्न आंदोलनों में शामिल रहे थे, ठीक है। कुछ राज्यपाल ऐसे थे जो संविधान सभा के सदस्य रहे थे। तो राज्यपालों के बारे में भी इस तरीके से आप चीजें कवर कर लेना, ये आपको पता होना चाहिए। कंटेंट आपको कहां से मिलेगा, तो उत्कर्ष के जो हमारे नोट्स हैं उसमें भी एक बेहतर कंटेंट है। साथ ही साथ यदि आप चाहते हो नहीं सर कुछ और ऑफिशियल एकदम ऐसा बता दो, तो सर मैं वो भी बताना चाहूंगा कि आप कुछ नहीं, सिर्फ मध्य प्रदेश विधानसभा आप लिखिए, मध्य प्रदेश विधानसभा लिखिए, अपने गूगल माता से पूछिए और उसमें ऑफिशियल वेबसाइट है। और मैं सर एक बार बता ही देता हूं विद्यार्थियों को, जाके हमारे नेट के माध्यम से ही मैं बता देता हूं कि यहां पर यदि स्टूडेंट्स चले जाएं तो काफी सारी इसमें
एमपी विधानसभा, वेरी गुड सर। सर ये देखिए विद्यार्थियों है ना, ये आ गई है वेबसाइट, आप इसे ओपन करिए, ये आपकी वेबसाइट ओपन हो गई है, ठीक है। अभी जो पद पे हैं, जैसे आपके वर्तमान में यदि हम देखें विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर जी, ये विपक्ष के नेता हो गए, ठीक है, और ये मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव हो गए। सबसे पहला तो सर जो प्रश्न है इस बार का, ये जो 5 नाम आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें से एक क्वेश्चन जो है पूछा ही जाएगा। बिल्कुल। तो आपको सर ने बता दिया है कि किस तरीके से ना है, फोटो के साथ में याद रख सकते हैं, याद रख सकते हैं। अगर हम देखें तो राज्य के जो प्रधान कहे जाते हैं वो राज्यपाल महोदय हैं, वास्तविक प्रधान जो है, वास्तविक कार्यपालिका जो है हमारे मुख्यमंत्री महोदय के हाथ में होती है, वो कौन है? विधानसभा। फिर विधानसभा का संचालन कौन करते हैं, प्रमुख कौन होते हैं, तो विधानसभा अध्यक्ष। फिर उनके साथ में जो है जो विपक्ष है, विपक्ष का जो नेता होता है वो नेता, विपक्ष का नेता, इसे नेता प्रतिपक्ष भी कहते हैं। और इस प्रशासनिक व्यवस्था को पूरे राज्य में जो चलाता है सबसे बड़ा जो अधिकारी होता है, प्रमुख सचिव है, वो प्रमुख सचिव है, मुख्य सचिव अपने, ये विधानसभा से संबंधित विधानसभा के प्रमुख सचिव है। सर इसी में जैसे अब आपको पुराने वाले राज्यपाल देखना है, तो आप देखो ये राज्यपाल पे आप करोगे, लिखा हुआ है भूतपूर्व, भूतपूर्व पे क्लिक करोगे तो ये देखिए सभी भूतपूर्व, ये ऑफिशियल डाटा है, कोई गलत नहीं होगा। आप किसी बुक से कहीं से कंफ्यूज हो रहा है, आप यहाँ चेक करो। अब आप जब इसे चेक करते हो तो आप देखो इसमें यदि मैं पट्टाभी सीतारमैया जी पे जाऊं तो अभी देखना इनकी पूरी डिटेल आ जाएगी विद फोटो। बिल्कुल। तो आप देखिए कि भाई कब से कब तक रहे थे, 56 से 57 तक रहे थे, पूरा डेट के साथ लिखा हुआ है। फिर इनकी पूरी जीवनी दी हुई है, कब कब कहां इन्होंने किस आंदोलन में रहे हैं। जैसे कि हम पढ़ते हैं त्रिपुरी अधिवेशन में पट्टाभी सीतारमैया जो थे वो किसके विरुद्ध, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विरुद्ध चुनाव भी लड़े थे, हार गए थे, है ना। और फिर हम देखते हैं जेबीपी समिति जो बनी थी, जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई पटेल पट्टाभी सीतारमैया जो समिति बनी थी, जो राज्यों के भाषाई आधार पर गठित करने के लिए जांच समिति बनी थी, उसमें भी ये शामिल रहे। तो ये देखिए पूरी एकदम जानकारी इनकी यहाँ पे दी हुई है। फिर इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें। अब आप सोचो जब मध्य प्रदेश जो विधानसभा सर ऑफिशियल वेबसाइट, उसी पे विभिन्न पुस्तकों की जानकारी दी है। अब यहीं से कोई आ जाएगा कि 60 इयर्स ऑफ कांग्रेस, ये इनकी बड़ी फेमस बुक है। जैसे बोलते हैं ना, जैसे सर अभी देश में बोला जाता है 70 साल कांग्रेस के 70 साल, वैसे ये एक 60 इयर्स ऑफ कांग्रेस बुक है और इनकी बड़ी फेमस बुक है, आ जाएगी। तो अब आप बोलेंगे कि यार सर कहां से कंटेंट आया, पता नहीं चला, तो भाई साहब यहां से आ जाता है, यहां से आया। एमपीपीएससी के जितने भी पेपर सेट जो करते हैं, बिल्कुल उनके लिए तो मुख्य आधार यही है, बिल्कुल यही वेबसाइट खोल के देखते हैं, जो हमारी ऑफिशियल किताबें होती हैं, जैसे हिंदी ग्रंथ अकादमी की एनसीईआरटी, वही उनके आधार होते हैं। तो सर एक क्वेश्चन और मैं इसी का बताना चाहूंगा विद्यार्थियों को। जब ये क्वेश्चन आया तो विद्यार्थियों ने यही बात कही कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया, ये किसी बुक में नहीं, और सच में नहीं दिया होता सर किसी बुक में, और वो क्वेश्चन यहाँ वाली लाइन से था। ये देखिए मुख्यमंत्री की सदन का नेता होता है, लेकिन चतुर्थ विधानसभा में गोविंद नारायण सिंह के कार्यकाल में विजया राजे सिंधिया सदन की, और ये प्रश्न प्री का है बिल्कुल, और ये यहीं से सीधा प्रश्न उठा के दे दिया। यही गोविंद नारायण सिंह जी हैं जिनके समय पहली बार गठबंधन की सरकार बनी थी, संविध सरकार गठबंधन। हमारे जो विजया राजे सिंधिया जी जो है, राजमाता जो है, उन्होंने कहा था कि हम आपको समर्थन कर रहे हैं, सीएम आप बनोगे, लेकिन सदन की जो नेता है वो मैं बनूंगी। वैसे वास्तविकता जो है एक प्रथा बनती है कि जो सीएम होगा वही सदन का नेता होगा, लेकिन यहाँ पे वो प्रथा टूटी थी। बिल्कुल। तो सीधा क्वेश्चन यहीं से उठा के दिया। अब आप, और सर ये मतलब जिस तरीके से आपने ये लिस्ट खोली है, तो विद्यार्थियों क्या करें, आप सबसे पहले तो अगर इसको नोट कर सकते हैं तो नोट करें, नहीं तो आप जानते हैं कि आप आजकल टैब चलाते हैं, लैपटॉप चलाते हैं, तो वहीं आप इनको टिक कर सकते हैं। नहीं तो इनकी क्या है, एक हार्ड कॉपी ऐसे निकल वाली, और इनके संबंध में आपके लिए जो भी महत्वपूर्ण लग रहा है यहीं छोटे छोटे जो है वर्ड्स में जो है इसमें लिख सकते हैं, शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, शॉर्ट नोट बन गए आपके। तो इस तरीके से जब आप पूरी देख लेते हैं, जैसे मैं सर यहाँ थोड़ा सा पंडित रविशंकर शुक्ल जी के बारे में डिटेल बताना चाहूंगा। तो ये देखिए पूरी डिटेल दी हुई है भाई, कहाँ से संबंधित रहे थे, जब इनका सागर में हुआ था, ठीक है, फिर रायपुर में इन्होंने वकालत करी, वकील रहे थे। अब आपको क्वेश्चन आ गया कि निम्नलिखित में से कौन से मुख्यमंत्री जो वकालत या वकील रहे हैं, तो भाई पंडित रविशंकर शुक्ल वकील भी रहे, संविधान सभा से जुड़े हुए, और एक ऐसे वकील रहे हैं जिनका पद पर रहते हुए सर 1 नवंबर 1956 को गठन, 31 दिसंबर को इनका निधन हुआ था, और पद पर रहते हुए अब तक जितने भी हमारे सीएम हुए हैं, ये एकमात्र ऐसे सीएम जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ है। तो ये सारी चीजें आपके सीधे सीधे यहां से मिल जाएंगी। तो ये तो हो गई पॉलिटी की बात, तो आप इन चीजों को ध्यान रखिएगा। और हमने आपको लगभग ये तरीका भी बताया कि आप कहां से पढ़ सकते हैं और किस तरीके से किस किस चीजों को कवर करके पढ़ सकते हैं। बिल्कुल है सर, बिल्कुल सर। अब एक तो बात हो गई कि विद्यार्थियों को हमने बता दिया कि लगभग
कितने कितने क्वेश्चंस आएंगे, सभी आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, किसी को भी आप कमतर नहीं आंक सकते हो। बिल्कुल नहीं आंक सकते। पूरे 100 क्वेश्चन में से लगभग 40 के आसपास, 40% के आसपास एमपीजीएस का वेटेज है। और ये बात ये स्पष्ट करता है कि यदि आपको एमपीपीएससी प्री क्वालिफाई करना है तो एमपीजीएस आपको बेस्ट रखना पड़ेगा, चाहे प्री की बात हो चाहे मेंस की बात हो। सर बिल्कुल बिल्कुल शानदार। जिस तरीके से हमारी यहाँ बात हो चुकी है, लगभग जो है औसतन 8-8, 9 क्वेश्चन सब मिला के हो जाते हैं 40 क्वेश्चन। और इस तरीके से 40 क्वेश्चन जो है वेटेज है पूरे 100 क्वेश्चन में से एमपी, केवल एमपी का। और इतना जबरदस्त टॉपिक है कि पढ़ने में भी मजा आता है। क्यों? क्योंकि हम जिस राज्य के निवासी हैं, यदि आप बाहर के राज्य के भी निवासी हैं तो एमपीपीएससी दे रहे हैं तो आपको नौकरी तो यहीं करनी पड़ेगी। तो इसीलिए आपको मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ने में भी मजा आता है। नहीं आता है तो भैया मजा लाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये नहीं पढ़ा तो सिलेक्शन होगा नहीं। तो इतना जबरदस्त और इतना महत्वपूर्ण विषय है कि इसको अपन छोड़ सकते नहीं है। और पढ़ते जाते हैं तो इतना मजा आने लगता है सर। जिस तरीके से बच्चों को, जिस तरीके से आप बताए जनजातियां, सर इतिहास पढ़ाते हैं, इस तरीके से कहानी सुना सुना के इतिहास पढ़ा देते हैं कि बच्चों को वैसे ही याद हो जाता है ना। बच्चे सर को मतलब कहने लग जाते हैं कि ये हमारे यहाँ के जो है ये राजा है, हमारे यहाँ के ये राजा है सर। बिल्कुल सर, ठीक है। तो इस तरीके से सर एक चीज और बच गई इसमें थोड़ा सा, क्योंकि विद्यार्थियों को एमपी इकोनॉमी में बड़ा प्रॉब्लम है। मैं चाहूंगा इसमें कौन कौन से वो टॉपिक कौन कौन से होंगे एमपी इकोनॉमी के अंतर्गत जो पढ़ना बहुत क्रूशियल हो सकता है, जो विद्यार्थियों को पढ़ के जाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर, जिस तरीके से बात की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण जो सब्जेक्ट अगर देखा जाए इसमें, तो सबसे पहला जो है वो होता है सर आर्थिक सर्वेक्षण। आर्थिक सर्वेक्षण, और अभी वर्ष चल रहा है 2024 का खत्म होने वाला है, तो हमारे पास 2023-24 का जो है आर्थिक सर्वेक्षण है। तो आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित डाटा पूछ लेता है कि जीडीपी कितनी है, ग्रोथ रेट कितनी है, प्रति व्यक्ति आय कितनी है, इस क्षेत्र में क्या विकास हुआ है, इस क्षेत्र में क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। तो इस तरीके से जो है यहाँ से प्रश्न, तो आप इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। इकोनॉमी में यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी जो है 1-2 क्वेश्चन इस तरीके से थे पिछली बार की एग्जाम्स में, जो लग रहा था कि ये कहां से पूछ लिए हैं, तो भैया यहीं से पूछे थे। वो कहां से पूछे थे? यहीं। बच्चे इसको देखते नहीं है क्योंकि उनके पास सोर्स नहीं पता है कहां से। तो भैया आप तो डालना है मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24। जैसे ही आप गूगल करेंगे तो जो है इसकी पीडीएफ जो है ऑफिशियली मध्य प्रदेश के जनसंपर्क विभाग की वेबसाइट से आपको डाउनलोड हो जाएगी। वो डाउनलोड कर लीजिएगा। आप कहेंगे कि भैया ये तो 400 पेज की है, 400 पेज की है, तो रुक जाइएगा, 400 पेज की नहीं है। आप उत्कर्ष क्लासेस से जुड़िए, और उत्कर्ष क्लासेस जो है आपको इसका कंसाइज मटेरियल, इसका निचोड़ जो है लगभग 5 पेज में समाहित करके दे रहा है। 5 पेज में समाहित करके दे रहा है, तो आपको ये बहुत जल्दी प्रोवाइड कराया जाएगा। क्लियर? फिर इसके पश्चात जो है एसडीजी गोल्स। तो एसडीजी गोल्स जो है ये इतना जबरदस्त टॉपिक हो गया है कि पिछली बार 2 क्वेश्चन तो यहीं से आ गए थे। बिल्कुल 2 क्वेश्चन तो यहीं से आ गए थे, सीधे 2 क्वेश्चन आ गए। फिर हम देखें तो जो ओडीओपी और इसी के साथ हमारी बौद्धिक संपदा सर। बिल्कुल, बौद्धिक संपदा जो है ये बौद्धिक संपदा से, जिसमें अगर हम कहें तो इसमें सर ने कहा जीआई टैग, ये सम्मिलित हो जाता है। क्लियर? ये सम्मिलित हो जाता है, पेटेंट हो जाता है, और बहुत सारी चीजें जो है ये है। लेकिन ज्यादातर जीआई टैग पर जो है एमपीपीएससी बिल्कुल। सर यहाँ एक डिमांड और मैं बच्चों की तरफ से आपसे कर देता हूं। बिल्कुल बच्चों के हित में होगा, क्योंकि विद्यार्थियों, आपने भी शायद एक वीडियो देखा होगा, सर का ओडीओपी पे था। सर ने एक चिकन रेसिपी बताई है, और चिकन रेसिपी बताते हुए मतलब मैं उस वीडियो को देख के इतना एकदम मतलब अचंभित रह गया। मैंने कहा यार इतनी इजी तरीके से इतनी सारी चीजें कैसे बताई जा सकती हैं। मतलब बिना रटे चीजें आपको क्या होती हैं, याद हो जाती हैं। सर ने चिकन रेसिपी बताई है, और उस चिकन रेसिपी के माध्यम से मतलब लगभग 20 से 25 ओडीओपी विद्यार्थियों को याद करा दिए हैं। तो सर जैसे आपने वो चिकन रेसिपी में विद्यार्थियों को लगभग चीजें बताई है, मैं चाहूंगा एक वीडियो और, चूंकि एग्जाम अब ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है, तो एक वीडियो आप एक बड़ा बनाइए, क्योंकि वो थोड़ा आपका शॉर्ट वीडियो था, लगभग 4-5 मिनट का। मैं चाहूंगा लगभग भले ही आधा घंटे का हो, लेकिन सारे ओडीओपी और जीआई टैग आप एक वीडियो में बताएं। बिल्कुल आप चाहे वो वीडियो रिकॉर्ड कर दें, चाहे क्लास ले लें सर। जी, और वो एक करिए सर विद्यार्थियों के लिए।
सर निवेदन नहीं सर, मेरे लिए आदर्श है एक, मुझे तो आदेश दीजिए सर। नहीं सर, बिल्कुल विद्यार्थियों की तरफ से मतलब मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप ओडीओपी यदि विद्यार्थियों को बता देंगे सर, क्योंकि उनके लिए हेल्पफुल हो जाएगा, तो आप इस पे जरूर एक क्लास ले लीजिए सर। अभी बीच में मैंने आर्थिक सर्वेक्षण पे तो एक क्लास ली हुई है, तो विद्यार्थियों को उससे लाभ मिलेगा। यदि आपने ना देखी हो तो जरूर देख लीजिएगा, उसमें मैंने एसडीजी इंडेक्स और सर्वेक्षण पे काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए जो कि इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। और सर इसी में सर अगर मैं जोड़ना चाहूँ तो सर सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है जनगणना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जनगणना एक क्वेश्चन तो आता है सर हमेशा। 2011 ये एमपीपीएससी का इतना फेवरेट टॉपिक है सर कि कभी भूलता ही नहीं है, भूलता ही नहीं। तो यहाँ से प्रश्न आता है, एक क्वेश्चन तो आ ही रहा है सर, इससे एक क्वेश्चन तो 100% बनता है। तो आप अपने जनगणना में, और जनगणना में खास करिए कि लिंगानुपात कहाँ कैसा है, ठीक है, सेक्स रेशियो, शिशु लिंगानुपात, मृत्यु दर, जनसंख्या और एसटी जनसंख्या, एससी जनसंख्या, शिक्षा दर कैसी है, घनत्व कैसा है, जनसंख्या घनत्व वगैरह, इन सबको आप बहुत बेहतर तरीके से तैयार करिए। तो जनगणना के साथ साथ यदि सर इसमें और जोड़ूं मैं, तो और जो है सर सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक हो जाता है वो कृषि। एमपीपीएससी सर फेवरेट क्वेश्चन है कि गेहूं में कौन सा स्थान है भाई साहब बता दो, बिल्कुल, सोयाबीन में कौन सा स्थान है मध्य प्रदेश का वो बता दो, बिल्कुल ठीक सर। मैंने अभी बीच में ये क्लास आर्थिक सर्वेक्षण में ना, तो मैंने काफी सारे कृषि उत्पादन में मध्य प्रदेश का किस फसल के उत्पादन में कौन सा स्थान है, अगेन मैं बताना चाहूंगा, पढ़ा दिया ताकि बाद में डिमांड ना करो आप, पढ़ा दिए आप एक बार देख लेना, ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। तो सर बिल्कुल आपने सही बोला कि कृषि भी बहुत महत्वपूर्ण है, यहां से भी प्रश्न आपके बन रहे हैं। जी सर। तो सर इसके अलावा यदि मैं बात करूं हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री में भी देखो आप मध्य प्रदेश का लिखा हुआ है यार सिलेबस में, स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश की भूमिका, जिसमें आपको सबसे पहले यदि देखें तो भील विद्रोह पे क्वेश्चन आ भी चुका है सर। भील विद्रोह हो, महाकौशल विद्रोह हो, कुंवर चैन सिंह का विद्रोह हो, बुढ़वा मंगल मेला हो, विंदेला विद्रोह हो, 1857 की क्रांति हो, उसके बाद हम देखें क्रांतिकारी दल जो कि जबलपुर में स्थापित किया गया, फिर 1920 में रतौना आंदोलन हो, उसके बाद हम देखें 1923 का झंडा सत्याग्रह, 1930 में नमक सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जंगल सत्याग्रह 1930 के, ये घटनाक्रम याद रखिए। 1900 यदि मैं 31 की बात करूं तो दो प्रमुख घटना है 1931 की, जिसमें एक चरण पादुका नरसंहार आता है और दूसरा पंजाब मेल हत्याकांड आता है। 1938 का सोहावल नरसंहार आ जाता है। थोना लोहारी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 1939 का निवाड़ी में जो हुआ था, 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन, फिर उसमें हमारे यहाँ 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रही, फिर 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जैसे चिचली का कांड हुआ या आपका सराफा गोली कांड हुआ, बैतूल के प्रभात पट्टन की घटना हुई, ये भारत छोड़ो आंदोलन की प्रमुख घटनाएं हो गई। और उसके बाद आपका जबरिया लिवी आंदोलन जो कि रीवा का है, और फिर उसके बाद आपके भोपाल रियासत के अंतर्गत जो आपका बोरास गांव में गोली कांड हुआ, जिसे भोपाल का जलियांवाला बाग कांड कहते हैं। तो ये घटनाएं आपको क्रम से कब घटित हुई, क्या कारण थे इन घटनाओं के, और इन घटनाओं के दौरान कौन कौन शहीद हुए, ये सब आपको पता होना चाहिए सर। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से सर ने मतलब मुझे नहीं लग रहा कि सांस ली है बीच में 1857 की क्रांति से शुरू किया और एकदम देश को आजाद करके ही छोड़ा सर ने। तो जिस तरीके से सर को याद है, समझ रहे हो, एक एक फैक्ट याद है, एक एक फैक्ट याद है, ऐसे ही आपको याद करने हैं। सर से पूछिएगा कैसे करे हैं, ठीक है। तो सर जो आप बोल रहे थे वो मैं पीछे लिखते जा रहा हूँ। सर ने बताया कि मध्य प्रदेश का इतिहास, तो मध्य प्रदेश का इतिहास इतना जबरदस्त है कि पढ़ने में भी मजा आता है, क्योंकि हमारे क्षेत्र से जुड़ी हुई बातें हैं, क्षेत्र से जुड़ी हुई। तो इसमें 1857 की क्रांति सर जो है एमपीपीएससी कभी भूलता ही नहीं सर, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कभी नहीं भूलता, एक जरूर क्वेश्चन रहता है एक जो है। और सर ने जो अन्य स्वतंत्रता आंदोलन बताए वहां से भी 2 से 3 मतलब सर इसका उदाहरण मैं बच्चों को बता ही देता हूं, इसका एक उदाहरण बच्चों को बता देता हूं। ये क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 2024 का ही देख लीजिए, 2024 प्री का क्वेश्चन है। और आप देख लो जो सर ने बात कही कि 1857 की जो क्रांति है, एक क्वेश्चन तो उससे निश्चित ही पूछा जा रहा है हर बार। जैसे कि सर जो बौद्धन हुआ जो पहला क्वेश्चन था वो भी 1857, क्योंकि जो शाहगढ़ के राजा बख्तवली था उसी का सेनापति था और उसने गड़ा कोटा किले पे अधिकार किया था, वही घटना पूछी थी उन्होंने। तो इस तरीके से प्रश्न पूछ रहे हैं। ये देखो लास्ट 2024 का ही क्वेश्चन है। तो 1857 की क्रांति जो मध्य प्रदेश में उसका जो प्रसार रहा, उसे आप बहुत बेहतर तरीके से क्या करिए, ध्यान रखिए। कब कब कहां से किसने नेतृत्व किया, ये क्वेश्चन उसी से संबंधित है। और कब कहां से विद्रोह हुआ, किस विद्रोह के दौरान कौन सी घटना घटित हुई, इन चीजों के बारे में बहुत बेहतर ढंग से बिल्कुल। तो मत देखिए जिस तरीके से सारणी मिलाई है, तो सारणी मिलाने में तो यदि आपने 1857 की क्रांति पढ़ी है तो इसमें से यदि 1-2 भी मिला लिया तो आराम से बन जाता है। बिल्कुल सर, क्लियर। तो इस तरीके से सर ने बताया ये प्रश्न। तो सर मतलब मुझे लगता है प्रश्नों पे चर्चा करते करते हम जो है आगे की रणनीति कहां से प्रश्न आ रहे हैं उन पर भी बात हो जाएगी, और आगे कहां से आने की संभावना है उन पर भी बात हो जाएगी। तो एक तो सर ने बताया कि 1857 की क्रांति जो है इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है कि एक प्रश्न आना है,
आना है। अब ये कहो कि सर कौन सा आएगा ये बता दो, ये तो संभावना तो नहीं तो कल सर हम पे जांच आ जाएगी कि तुमने पहले कैसे बता दिया था, लीक किया। बिल्कुल बिल्कुल हम पर आ जाएगी। तो आप तो 1857 की क्रांति करिए, नहीं आए फिर बताना आप तो 1857 की क्रांति से नहीं आया है। बिल्कुल सर, बिल्कुल क्लियर सर। सर जैसे कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, जैसे राजा मर्दन सिंह, दौलत सिंह, राजा बख्त वली, मुराद अली, तो इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नाम बस मैं बताना चाहूंगा कि आप रानी अवंतीबाई को जरूर इसमें जरूर याद रखिएगा। ठीक है, रानी अवंतीबाई बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। शंकर शाह रघुनाथ शाह जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया। आजकल तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे, एक विश्वविद्यालय है शंकर शाह जी के नाम से, पुरस्कार है इनके नाम से। बिल्कुल, अभी सर मोदी जी ने संग्रहालय भी उद्घाटित किया जबलपुर में इनके नाम से। फिर इसी के बाद यदि हम देखें तो सादत खां, चूंकि आयोग के मुख्यालय के सामने इनकी कब्र है, तो और पिछली बार आ भी चुका है सर इनके ऊपर भी, शहादत खां के ऊपर। शहादत खां के बारे में ध्यान रखिए, रानी अवंतीबाई के बारे में, शंकर शाह रघुनाथ। ठाकुर रणमत सिंह भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं सर। बिल्कुल, ठाकुर रणमत सिंह जी, ठीक है, एक बड़ा नाम है रणमत सिंह जी, इनका नाम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। चले जाइए सर, आपको उन्हीं के नाम से कॉलेज मिलेगा, बिल्कुल रणमत सिंह मिलेगा। बिल्कुल सर। फिर तात्या टोपे जी की जो भूमिका है, तात्या टोपे जी की भूमिका मध्य प्रदेश पढ़ाते ही हैं, तात्या टोपे जी के नाम से एक विश्वविद्यालय बन गया। बिल्कुल सर, अभी घोषणा कर दी गई है, तात्या टोपे जी के नाम से विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा कर दी गई है। तो मतलब ये कुछ ऐसे क्रांतिकारी जस्ट हम ये बताना चाहते हैं कि आप इनको जरूर देख के जाएं, इनको जरूर पढ़ के जाएं। ठीक है, इनको फांसी कब दी गई, कब ये शहीद हुए, कब इनका बलिदान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि प्रश्न यहीं से आते हैं, यहीं से। और चूंकि ये करंट से भी जुड़ते हैं तो इसीलिए ज्यादा संभावना सर ने इनकी बताई है। और मैं मानता हूं कि ये जो 5-6 नाम सर ने लिख दिए हैं, इनमें से एक प्रश्न फिर से आने वाला है। ठीक है, तो ये देखिए अब आगे एक अगला प्रश्न जो कि हमने सर चर्चा भी की थी, मोहन खेड़ा जैन तीर्थ स्थल, ये भी 2024 का है, जैन तीर्थ स्थल है। और आपको पूछा किस जिले में है, तो आप जो भी धार्मिक स्थल हैं उन्हें आप अच्छे से पढ़िए। ठीक है, जो भी आपके धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थल है, जैसे अब केवल जैन धर्म की बात नहीं करेंगे, हम सभी धर्मों की बात करें, चाहे बौद्ध धर्म से संबंधित हो। जैसे देवर कोठार कहाँ पर है, कई बार विद्यार्थी सर मिस कर जाते हैं, देवर कोठार है। वैश्य टेकरी कहां पर है, ठीक है, आपको सांची ही, ज्यादातर विद्यार्थी सांची तक सीमित होता है बौद्ध स्थलों के रूप में, लेकिन बहुत सारे बौद्ध स्थल है जहां पे स्तूप हैं और वो महत्वपूर्ण है, तो वो आपको पता होने चाहिए सर। वास्तविकता है सर इसमें, बिल्कुल है। तो जितने भी हमारे धार्मिक स्थल हैं, स्पेशली यदि हम पर्यटन कर लें सर, इसको मतलब नाम दे इस टॉपिक को पर्यटन, तो इसको पर्यटन नाम देंगे। और ये मध्य प्रदेश का जो पर्यटन है, यहाँ से 2 क्वेश्चन तो सर हर बार फिक्स है कि पर्यटन से। जैसे यहाँ पूछ लिया है जैन तीर्थ, तो जैन तीर्थ हमारा धार्मिक पर्यटन है, जो जैन धर्म से जुड़े हुए लोग हैं और अन्य जो लोग हैं वो भी जो है इन जिनालयों में, इन जैन तीर्थों में जाते हैं, दर्शन करते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल सर। जैसे अब जैसे आपने पर्यटन ही बताया, तो मैं कह रहा हूँ कि इसमें जैसे विश्व विरासत स्थल तो 100% है, विश्व विरासत से प्रश्न आपको आते ही आते हैं। फिर एक और लिस्ट बन गई है सर इस समय, विश्व धरोहर की संभावित सूची, ये भी बहुत चर्चा में है, इसके स्थल भी बहुत चर्चा में है। तो आपको ये संभावित सूची जो है, इसके स्थल आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं पर्यटन के। ठीक है, और सर मैं चाहूंगा एक बार आप जैन पर्यटन स्थलों, कुछ 1-2 पर्यटन स्थलों के ऐसे नाम बताएं जो कि विद्यार्थियों को यहाँ पे थोड़े से ध्यान। तो यदि मैं सर यहाँ पे देखूं तो सर एक डोब कुंड है, डोब कुंड, बिल्कुल सर, इसको ये विद्यार्थियों को नहीं पता होता, ये नहीं पता है जी। एक जो है हम जानते हैं कि मेरे गांव में है सर, एक बहुत बड़ा जैन तीर्थ है जी, उसका नाम है अतिशय क्षेत्र सिहोनिया। बिल्कुल सर, सिहोनिया नाम बच्चों ने खूब पढ़ा होगा। सिहोनिया का ककन मठ मंदिर, वो हिंदू हमारे शिव जी का मंदिर है, लेकिन यही सिहोनिया जो है जैन तीर्थ के लिए भी जाना जाता है। वहां खुदाई में जैन मंदिर मिले हैं आश्रम नदी के किनारे पर, तो ये भी खूब पूछा गया है सर, ये भी खूब पूछा गया है सर। बिल्कुल, नैनागिरी आजकल खूब चर्चाओं में, नैनागिरी कहाँ है, ठीक है, नैनागिरी कहाँ है। तो मैं चाहूंगा सर थोड़ा सा आप बताते भी चलेंगे कहाँ पर, जैसे डूब कुंड का थोड़ा सा बता देते, ठीक है, जिस तरीके से विद्यार्थी को ये ना हो एक समस्या बन गई, क्योंकि सर मुझे विश्वास है कि जो आप ये नाम बता रहे हैं ना, ये नेट पे भी नहीं होते। नहीं, बिल्कुल नहीं, नेट पे भी नहीं। जैसे डूब कुंड जो है, यहाँ पे कच्छप घाट वंश की एक शाखा भी रही थी, तो ये नेट पे नहीं मिलते। मतलब सर जो है सर, मतलब उनको है ना व्यवहारिक ज्ञान इतना जबरदस्त है कि उन्होंने इतिहास से जोड़ दिया। यदि हम देखें तो सर ने बता दिया है कि कच्छप घाट, जिन्हें कुशवा या कछवा राजवंश के नाम से भी जानते हैं, तो शुरुआत इसी सिहोनिया से हुई। उनकी एक शाखा फिर निकल के ग्वालियर, और ग्वालियर से एक शाखा निकल के डोबकुंड, और ये श्योपुर जिले में। बिल्कुल, कहाँ पर है, श्योपुर जिले में। अतिशय क्षेत्र सिहोनिया, तो ये मुरैना जिले में है। बिल्कुल, मुरैना जिले में। नैनागिरी जो है हमारे सागर जिले में। बिल्कुल,
मंगलगिरी, नैनागिरी, ये आपके सागर जिले में सागर बिल्कुल, यानी हमारे जो पिपरोजा हो गया, पिपरोजा टीकमगढ़ में है। तो इस तरीके के जो ये जैन तीर्थ स्थल हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। जैसे कुंडलपुर हो गया, तो कुंडलपुर आपके दमोह में है, बड़े बाबा के नाम से वहां पे फेमस है। और सर कुंडलपुर के बारे में यदि मैं बात करूं तो सबसे बड़ा फैक्ट ये है कुंडलपुर में सर, वहां का जो मंदिर है, मंदिर की जो छत है जी, छत का जो आवरण है वो सोने का बना हुआ है। और पूरे भारत में स्वर्ण मंदिर को छोड़ दो, दूसरा सबसे ज्यादा सोना यहीं लगा हुआ है। वाह, क्या बात है सर। तो ये मध्य प्रदेश कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। और सर मध्य प्रदेश सरकार ने इसे पवित्र स्थल भी घोषित कर दिया। तो जब ऐसे स्थल हैं जो चर्चित हैं, इतने प्रसिद्ध हैं, तो वो आपसे पूछे जाएंगे। तो आप जैन तीर्थ स्थल हो, बौद्ध धर्म से संबंधित हो, सिख धर्म से संबंधित, जैसे दाताबंदी छोड़ गुरुद्वारा हम ग्वालियर में पढ़ते हैं, सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। तो इन सब के बारे में आपको ठीक ढंग से क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप बना लेते हो। फिर सर चलते हम लोग, जैसे ये एक और अच्छा प्रश्न आया सर, गम्मत लोक नाट्य का सूत्रधार क्या कहलाता है। अब सर इस तरीके के प्रश्न इसीलिए मैंने सर से कहा कि एक कला संस्कृति पे क्लास लीजिए, ताकि आपको सर जब ऐसे प्रश्न एक बार पढ़ा देंगे, क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे ना, और सर ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं अपनी क्लासेस में भी। जब हमारी सर मैंने आपकी ऑफलाइन क्लासेस भी देखी सर बहुत सारी, और ऑनलाइन भी देखता रहता हूं, क्योंकि मैं सर से भी बहुत सारी चीजें सीखता हूं। तो सर ना बड़ी बारीकी से सारे नृत्य के पहलुओं के बारे में चर्चा करते हैं। पहले एक समय होता था सर कि लोग ना ये बोलते थे, अरे इतना डिटेल क्यों बता रहे हो, इतनी डिटेल नहीं आती है, बस इतना पूछते कि गम्मत कहाँ का लोक नाट्य है, इसका डिटेल नहीं आएगा। लेकिन सर ये क्वेश्चन देखिए आप, बिल्कुल ये इसी सिलेबस का परिणाम है। एमपीपीएससी ने स्पष्ट कर दिया है कि केवल नाम पता रखने से बात नहीं चलेगी, उसके पहलुओं के बारे में भी आपको पता करना पड़ेगा सर। तो जिस तरीके से ये लोक नृत्य है सर, लोक नृत्य के साथ साथ लोक नाट्य भी होता है सर एक, और लोक संगीत भी होता है सर जी, और लोक संगीत के साथ साथ लोक चित्रकला भी होती है सर। बिल्कुल, क्या बात है सर। ये चार चीजें जो है सर इतनी जबरदस्त हैं कि इन चारों में से एक ही क्वेश्चन अलग अलग आता है। बिल्कुल अलग अलग आता है, हर बार आता है। तो इनको जो पढ़ने का तरीका है, चाहे प्रीलिम्स में पढ़े चाहे मेंस में हो, तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि इनका क्षेत्र कहाँ है जी। तो कभी कभार क्षेत्र से पूछ लेता है कि बुंदेलखंड का है, चंबल का है ना, कि हमारे मालवा का है, निमाड़ का है, इस तरीके का प्रश्न आ जाता है। फिर इसके बाद सर जो है इसका अवसर यानी कब किया जाता है, ये कब किया जाता है, ये नृत्य कब किया जाता है। और फिर सर इससे जुड़ी हुई अगर जाति विशेष है, कोई जाति विशेष से संबंधित है सर, जिस तरीके से मतलब यदि हम कहें तो हमारी धोबी जनजाति का जो कानड़ा नृत्य है उसके बारे में एमपीपीएससी ने जाति सहित पूछा है कि मध्य प्रदेश की धोबी जनजाति द्वारा, जनजाति बोल दिया है, धोबी जाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है। तो सीधा सीधा सब बताइए। तो इस तरीके से जाति विशेष, और जाति विशेष के बाद सर इसके कुछ विशेष कलाकार हैं जिनके नाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हैं। तो इन कलाकारों के संबंध में जो है ये जरूर पूछा जाता है। अब देखो यहाँ एक बात ध्यान रखना, जो सर ने ये फॉर्मेट बना दिया, ये होता है एक्सपीरियंस। 9 वर्षों से लगातार एमपीपीएससी दे रहे हैं, प्री निकाल रहे हैं, मेंस दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, एक्सपीरियंस है। ये प्री के लिए बता रहे हैं, लेकिन ये मेंस का आपका फॉर्मेट भी हो गया। बिल्कुल है, मेंस के फॉर्मेट में भी आपको ऐसे ही चीजों को ध्यान रखना पड़ता है, इन्हीं पहलुओं पर लिखना पड़ता है, चाहे 2 नंबर हो, 7 मार्कर हो। तो ये एक्सपीरियंस होता है ना। तो वो सर का झलक गया इसमें कि जब आप इस फॉर्मेट में पढ़ते हो ना, तो प्री तो अच्छा तैयार सर होता ही है, साथ ही साथ आप मेंस भी कर पाते हो। तो जब आप पढ़ रहे हो तो आप ध्यान रखो कि यार हम किसी चीज को, यदि चित्रकला पढ़ रहे हैं, हम सुरैती पढ़ रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि भाई बुंदेलखंड में है, दीपावली के अवसर पर बनाई जाती है, जालीनुमा चित्र बनाए जाते हैं, माँ लक्ष्मी को समर्पित है। तो ये जब चारों पहलुओं को आप कवर करते हो तो आपको मेंस के 2 नंबर का भी हो रहा, प्री भी हो रहा। बिल्कुल है। और जिस तरह थोड़ा सा क्या है, ये कल्चर के साथ में, इस कल्चर के साथ में यदि आप करंट अपडेट रहे, बिल्कुल करंट अपडेट रहे तो इनसे संबंधित एक करंट भी आ जाता है। जैसे ये मान के चलिए, अभी जो है बुंदेलखंड की एक गायिका है जी, लोक गायिका है जिनका नाम है कविता शर्मा जी। कविता शर्मा, उनके गाने सर अपन लोगों ने भी सुना होगा, दोना काय न लाए, काय ने लाए, है ना। बिल्कुल सर, मैं सुना उनका, इंस्टाग्राम पे मैंने उनका देखा, खूब दोना काय न लाए जी, कड़ी बगर गई, दोना काय न लाए। तो इस तरीके से जो वो है, तो ये मान के चलिए उनसे प्रश्न पूछ लेंगे कि वर्तमान में प्रसिद्ध कविता शर्मा जी मध्य प्रदेश के किस लोक अंचल से संबंधित हैं, तो आप बता देंगे बुंदेलखंड से हैं। जैसे सर अब चित्रकला की, जैसे अब इसमें जनजातीय चित्रकला भी देखें हम, बैगा चित्रकला बड़ी प्रसिद्ध रही, लेकिन बैगा चित्रकला की ही चित्रकार जुदैया बाई जी का निधन हुआ। सर का वीडियो आया था उसी समय, तो जबरदस्त वीडियो था। हम लोगों की आंखें भीगी हुई थी। क्यों भीगी हुई थी? क्योंकि हम तो यही पढ़ाते हैं, हमारा तो इससे ही घर चलता है, इनसे ही घर चलता है। ये तो कर गए अपने लिए, लेकिन हमारे लिए तो हमारा घर तो जो है इनसे ही चलता है। भाई की एक बात बच्चों को बताना चाहूंगा। बिल्कुल सर। सर मैंने इससे पहले उनके बारे में पढ़ा था, लेकिन जितनी जानकारी थी उतनी पढ़ी थी। जब उनका निधन हुआ तो मैंने थोड़ा और पढ़ा।
सर उन्होंने 65 वर्ष की आयु तक वो अपना जीवन यापन बकरियों को चरा के चला रही थी। 65 वर्ष की आयु तक उनका जीवन उन्होंने सामान्य, लेकिन सर सीखने की जो लालसा है ना, यदि इंसान रखे तो कुछ भी कर सकता है। कुछ भी कर सकता है। सर 65 वर्ष की आयु के बाद उन्होंने ये चित्रकला सीखना चालू किया। देखिए और जब उन्होंने अपनी, सर बता रहे हैं, मेरा रोम रोम खड़ा हो रहा है जी, मेरा रोम रोम खड़ा हो रहा है बिल्कुल सर, कि हार नहीं माननी है। हाँ। जीवन में कब परिवर्तन आ जाए, कब आपकी किस्मत चमक जाए पता नहीं। तो आपको लगता है कि नहीं इस बार प्री नहीं निकला तो जिंदगी खत्म। नहीं। देखो भैया, तो 65 साल के बाद जो है उनको प्रसिद्धि मिली है। उसके बाद देखिए सर, उनके चित्रों को इटली के मिलान शहर में, जर्मनी में, फ्रांस में प्रदर्शित किया गया। फिर उसके बाद उन्हें नारी शक्ति सम्मान राष्ट्रपति कोविंद जी द्वारा दिया गया। फिर आपकी द्रौपदी मुर्मू जी ने उन्हें पिछले वर्ष 2023 का सर पद्मश्री से सम्मानित किया गया। लोगों का सर जीवन निकल जाता है, लोग हार मान के बैठ जाते हैं छोटी छोटी बातों पे, छोटे छोटे एग्जाम्स के बाद, लेकिन उन्होंने देखिए सर 21 उम्र में जाके उन्होंने क्या अचीवमेंट प्राप्त किया। तो आप जब चीजों को लगातार करते रहते हैं और दृढ़ संकल्पित कर लेते हैं ना अपने आप को, तो आप कुछ भी पा सकते हो। इस लाइफ में ना कुछ भी अधूरा नहीं, कुछ भी छोटा नहीं, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आप पा नहीं सकते हो। वो यहाँ से पता चली। और जैसे कि सर ने बोला कि आप कला संस्कृति को करंट से भी अपडेट रखें, वैसा ही एक और मैं बता देता हूँ। जैसे मध्य प्रदेश का लोकनाट्य, राजकीय लोकनाट्य माच है, और माच के समय सर जो नाट्य होता है उसके समय गायन भी होता है। तो माच गायन के लिए ओम प्रकाश शर्मा जी जैन से आते हैं, उन्हें पद्मश्री 2024 ही दिया गया। तो आप अब चूंकि 25 आने वाला है, लेकिन 2024 से भी प्रश्न बन सकता है। बिल्कुल है। तो आप ऐसी चीजों को क्या रखें, अपडेट रखें। सर मैं बताना चाहूंगा कि इसी में मैंने एक क्लास करंट अफेयर की भी ली हुई है, आगे और भी लूंगा, तो उनमें ये क्वेश्चन आपके कवर होंगे। यदि नहीं हो पाएंगे अच्छी प्रैक्टिस करा दूंगा, आप चिंता मत करिएगा। लेकिन आप इन जब कोई भी कला संस्कृति से संबंधित चीजों को पढ़ें तो इतनी डिटेल आप कम से कम क्या रखें, कवर करके रखिए, ठीक है। तो आप क्या होते हैं, जब इस तरीके के प्रश्न आते हैं ना कि गम्मत लोकनाट्य में सूत्रधार क्या कहलाता है, तो इनके आंसर आप कर पाते हो आसानी से। सर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि किस तरीके का प्रश्न था। बिल्कुल सर ये देखिए, शंकर राव पंडित का संबंध किस विधा से? बिल्कुल कल्चर की बात हो रही है, तो कल्चर में ये तो हमारी लोक संस्कृति हो गई, लेकिन हमारा और भी तो संगीत है जी, और भी तो संगीत है, बिल्कुल, और भी तो हमारी चित्रकला है। विष्णु चिंचालकर जी हैं हमारे यहाँ पे, MF हुसैन जी थे, उनको निकाल दीजिए। तो इतने जबरदस्त चित्रकार रहे हमारे यहाँ पर, उनके बारे में संगीतकार रहे, रंगकर्मी हो गए, रहे हमारे नाट्यकर्मी, संगीत जो सर बता रहे हैं, बिल्कुल नाट्यकर्मी, जिन्हें हम रंगकर्मी भी कहते हैं। बिल्कुल सर, रंगकर्मी भी कहते हैं। तो ये भी तो हैं, ये इनसे ही संबंधित है। शंकर राव पंडित का संबंध किस विधा से है? तो भैया ग्वालियर के हैं, और जबरदस्त जो है ख्याल गायकी है, यानी संगीतकार जो है ये है। तो ये देखिए यहाँ से प्रश्न है, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ से प्रश्न है। तो आपको इनको भी देखना है, एक लिस्ट बनानी है कि मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन जी हमारे पहले होते हैं, उसके बाद कौन कौन रहे हैं। टॉपिक है सर प्रमुख व्यक्तित्व, इसको मैं ऐसे बोल देता हूँ, प्रमुख व्यक्तित्व मध्य प्रदेश के। और जब आप प्रमुख व्यक्तित्व पढ़ते हो ना, तो उसमें आपके अभिनेता, संगीतकार, चित्रकार, लोक कलाकार, नाट्यकर्मी, रंगकर्मी, ये सभी उसमें आ जाते हैं दोस्तों, बिल्कुल। तो जब आप इन प्रमुख व्यक्तित्व को पढ़ते हो ना, तो ये अलग अलग करके आप पढ़िए, कहाँ से, किस जिले से संबंधित हैं, किस विधा से संबंधित है, एकदम क्लियरिटी से आपको क्या होते हैं वो बनते हैं, ठीक है। और सर इसी के साथ में मैं बात करूं, यहीं से संबंधित, इसी कल्चर से संबंधित एक सर जो है वो विषय है पुरस्कार। बिल्कुल सर, इतना जबरदस्त है ये विषय कि MPPSC इसे कभी नहीं भूलता। एक क्वेश्चन जो है आपको मिलेगा ही मिलेगा। करंट का कब रहा ये भी पूछ लेता है, कब शुरुआत हुई, किस क्षेत्र में दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो कितनी राशि है, अच्छे से पढ़ के जाइए, बिल्कुल, ताकि आपका एक अच्छी तैयारी हो। फिर सर एक कोहबर, जिस तरीके से बात हो रही थी लोक चित्रकला की, ये वही है लोक चित्रकला, बिल्कुल क्लियर, कि कहाँ से संबंधित है, किस अवसर पर होता है। कोहबर आप सभी जानते हैं बघेलखंड का है, बिल्कुल, और वैवाहिक अनुष्ठान पर बनाए जाने वाले भित्ति। सर भित्ति चित्र का थोड़ा सा विद्यार्थियों को बताएं कि ये क्या होता है, भित्ति चित्र का मीनिंग क्या है? बिल्कुल, जिस तरीके से अगर सर जाते हैं, बिल्कुल सर, अगर मैं देखूं तो सर जो लोक चित्रकला की हम जब बात करें, लोक चित्रकला की, तो लोक चित्रकला के जो है हमें सर रूप दिखाई देते हैं। वो रूप हमारे मध्य प्रदेश में दो हैं सर। एक जो है, एक होता है सर भूमि अलंकरण, बहुत बढ़िया, भूमि अलंकरण, और दूसरा जो है वो है सर भित्ति चित्र। तो सर जो भूमि पर, भूमि को सजाने के लिए जो बनाए जाए वो भूमि अलंकरण, जैसे हम सर चौक लेते हैं सर, है ना, रंगोली बना देते हैं सर, ये हमारे क्या हो गए भूमि अलंकरण, भूमि को सजाने के लिए। और जो भीत मतलब दीवार, भित्ति कह दिया है, तो दीवार पर जो बनाए जाएंगे वो भित्ति चित्र होंगे। सर मुझे याद है कि जब मैं विवाहित हूँ सर,
विद्यार्थी कई लोगों को लगता है मेरा विवाह नहीं है, तो मैं विवाहित हूँ सर। और जब मेरा विवाह हुआ तो मैंने देखा कि जब मुझे वो जब फेरे वगैरह हो जाते हैं। और अच्छी बात ये है कि कोहबर बघेलखंड का है, सर की ससुराल बघेलखंड में है, तो सर बताएंगे कि तो वहाँ पे सर पूजा होते समय ना जब जहाँ पे गए तो वहाँ पे इस तरीके की भगवान की जो देवियों की मूर्ति बनाई जाती है, और फिर उस समय वहाँ पे मुझसे पूजा कराई गई। तो तब से मुझे लगा कि यार हाँ, कोई ये चित्र होते हैं दीवारों पे बनाए जाते हैं और ये भित्ति चित्र हैं, और ऐसी बातें कभी कोई भूलता नहीं है, देखिएगा। सब विवाह तो आपका भी हो चुका है, दो बच्चे हैं आपके, बहुत शानदार। चलिए, तो अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। जैसे सर ये हिस्ट्री से था, कुमारगुप्त और बंधु वर्मन के दशपुर अभिलेख। सर मुझे एक चीज याद आ गई कि इस तरीके का ये प्रश्न लगभग दूसरी तीसरी बार पूछ रहा है पीएससी, एक ही जगह से, क्योंकि इससे पहले पूछा था पहला विज्ञापन, बिल्कुल, तो वो भी दशपुर था, अब यहाँ पे फिर पूछ लिया। तो इसमें मैं कहता हूं कि जब भी आप तैयारी करते हो तो कोई, जैसे मान लीजिए अभिलेख पढ़ रहे हो, हिस्ट्री में भी कोई अभिलेख पढ़ रहे हो, तो किसी भी अभिलेख के बारे में कुछ जगह होनी चाहिए कि वो किस स्थान पर है, ठीक है। फिर कोई भी अभिलेख होगा तो अभिलेख मतलब क्या हो गया कि बनवाया होगा। क्या होता था पहले के राजा महाराजाओं के पास अपने संदेशों को, अपने राजकीय जो आदेश होते थे, अपने प्रजा को संबोधित करने का तरीका क्या होता था, या तो एक किसी व्यक्ति को भेजेंगे, ठीक है, आपने सुना होगा, फिल्मों में देखा होगा, सुनो सुनो सुनो, एक वो तरीका होता है। एक होते थे राजकीय आदेश जो परमानेंट होते थे, ठीक है, और अपनी प्रजा को अपना संदेश देने के लिए। और ये प्रथा सबसे पहले भारत में किस भारतीय शासक ने प्रारंभ की थी, तो वो था अशोक, ठीक है। अभिलेख उत्कीर्ण कराना, तो अभिलेख या तो ये पत्थरों पे होते थे या शिलाओं के किसी एकाश में शिला के जो स्तंभ बनवा दिए जाते थे उस पे होते थे। जिस तरीके से ये जो है सोशल मीडिया है, बस सोशल मीडिया लिखित रूप है और स्थायी रूप हो जाता है कि भाई पत्थरों पर होते थे, स्तंभों पे होते थे, या गुफाओं में होते थे गुफा अभिलेख, शिला पर होते थे शिला अभिलेख, मंदिरों पे तो होते थे मंदिर अभिलेख। तो इस तरीके से अभिलेख है तो किस शासक से संबंधित है। फिर वो अभिलेख किसी कवि द्वारा या किसी लेखक द्वारा उत्कीर्ण कराया गया तो उस लेखक का नाम आपको होना चाहिए। अब वो अभिलेख है, और मैंने बोला राजकीय आज्ञा या आदेश या कोई संदेश है अपनी प्रजा के लिए, तो क्या संदेश दिया गया है, उसमें क्या लिखा है, जानकारी क्या दी गई है, वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इतने 4-5 पॉइंट यदि आप ध्यान रखते हो, स्थान, शासक, लेखक और उस अभिलेख में क्या जानकारी दी गई है, ये जब पता रखते हो ना तो कोई भी क्वेश्चन आएगा। जैसे मैं मध्य प्रदेश के कुछ 2-4 अभिलेख के आपको उदाहरण दे देता हूं इसमें। जैसे तुमेन अभिलेख हो गया, तो तुमेन अभिलेख ये अशोकनगर में है, किसका है, कुमारगुप्त का है। अब इसमें क्या है, तो भाई इसमें जो कुमारगुप्त है उन्हें शरदकालीन सूर्य की भांति बताया गया है, शानदार सर, ठीक है। फिर एक संघभेद अभिलेख है, कहां है, सांची रायसेन में है, किसका है, अशोक का है। यहां पे अशोक ने आदेश दिया है, ठीक है, कि भैया कोई भी संघ में भेद नहीं करेगा, किसी तरीके से संघ तोड़ा नहीं जाएगा, कोई ऐसी गतिविधियां करते हुए पाया जाएगा तो उसे दंड दिया जाएगा। तो ये अभिलेख होते हैं। जैसे रामनगर अभिलेख है, रामनगर अभिलेख कहां पर है, तो भाई मंडला जिले में रामनगर के किले में है, किसका है, हृदय शाह का है। फिर जानकारी क्या मिल रही, तो गौड़ वंश की वंशावली मिलती है, 54 शासकों का उल्लेख उसमें मिलता है, यादव राव से वंशावली चालू होती है। और एक और जानकारी उसकी जो इस पे क्वेश्चन भी बन सकता है कि किस शासक को उसके शत्रुओं के लिए कपास के पुंज के लिए एक अग्नि के समान बताया है, तो संग्राम शाह के लिए। तो ऐसे क्वेश्चन जब आप कवर कर लेते हो, ठीक है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट अभिलेख है सर, सती अभिलेख। बिल्कुल है सर, सती अभिलेख। तो ये जो सती अभिलेख बोले, या इसी को कई बार कहते हैं एरण अभिलेख भी कह देते हैं, एरण सागर में है, किसका है भाई, तो ये भानुगुप्त का है। क्या जानकारी है, तो भैया इसमें जानकारी कि भानुगुप्त का एक सेनापति था गोपराज, जब वो युद्ध में हुड़ों के साथ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ तो उसकी पत्नी, ठीक है, चूंकि इस समय तक सती प्रथा आ चुकी थी, तो उसकी पत्नी जिसे गोपाबाई या चित्रांशा नाम भी मिलता है, उसने अपने पति के मृत्यु पर क्या हो गई थी, चिता पर सती हो गई थी। तो सती प्रथा का पूरे भारत में पहला लिखित साक्ष्य आपको इस सती अभिलेख में मिलता है। तो ऐसे क्वेश्चन सर पूछे जा सकते हैं सर। शानदार, जिस तरीके से बताया कि अभिलेख जो है हर बार का एक प्रश्न है, बिल्कुल, तो क्यों ना उसे पहले से ही तैयार कर लें, बिल्कुल, है ना। इस बार ये अभिलेख पूछ लिया है तो इस बार ये अभिलेख पूछे जाने की संभावना है, तो संभावना पे हमेशा टिके रहिए, क्योंकि पीएससी जो है संभावनाओं का ही खेल है। सर यहाँ कुछ बच्चों का ये भी हो सकता है कि आंसर नहीं बता रहे। देखो आंसर इसके सब हैं आपके पास पहले से, है ना? पहले से आंसर बताने में कोई दिक्कत नहीं। खुद का वीडियो डला हुआ है, जिस दिन ये पेपर हुआ था उसी दिन हम लोगों ने आंसर बता दिए थे। तो आंसर बताने हम इस बार नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे एक्चुअल में ये जो क्लास चल रही है ना, ये हम आपको पैटर्न, आपको एग्जाम से पहले आप हमारी क्लास देख लो, आपको ये समझ में आ जाए कुछ चूक तो नहीं रहा है, ये बताने के लिए हम यहाँ पर हैं। और किन किन और चीजों को आप इंपॉर्टेंट, ऐसी चीजें जिनको आप कवर कर सकते हो, ऐसा तो नहीं कोई टॉपिक
चूक गया है आपसे, या कैसी तैयारी आप कर लो जिससे आपका पूरा का पूरा एमपीजीएस मजबूत हो सके, इसके लिए हम लोग हैं। इसलिए आंसर पे अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं क्वेश्चंस के पैटर्न पे। सर देखो एक बार एक और अभिलेख आ गया, फिर से आ गया, यशोधर्मन आ गया कि सौंदर्णी अभिलेख के रचिता कौन है। तो बिल्कुल भाई, जैसे सौंदर्य अभिलेख यशोधर्मन की जब बात करें तो ये औलिकर वंश के सबसे महान और प्रतापी शासक हैं। अब जो यशोधर्मन था, इसने हूण शासक मिहिरकुल को भी पराजित कर दिया था। जब कोई शासक किसी बड़े आक्रांता बड़े शासक को पराजित करेगा तो निश्चित रूप से उसकी यश और कीर्ति में क्या होगी, वृद्धि होगी। और जब यश कीर्ति में वृद्धि होगी तो वो अपने यश और कीर्ति का बखान करना चाहेगा और चाहेगा कि लोगों को उसके बारे में पता चले। तो जैसे ये वही है जिस तरीके से हम मालवा की भूमि पे खड़े हुए हैं, ये मालवा की भूमि को मालवा नाम कब से दिया गया, किस कारण दिया गया? तो ये जो शासक हैं ये मालवगण के क्षत्रिय थे, मालवगण के क्षत्रिय थे, तो इनके शासन के कारण इस क्षेत्र को मालवा कहा जाने लगा, ये वही थे। हाँ। और भैया इन्होंने जो सौंधनी गांव जो है, ये मंदसौर में सौंधनी गांव है, इस गांव में उस मिहिरकुल को हराया था। हाँ। यहीं पर उसको धूल चटाई थी और उसके उपलक्ष्य में एक स्तंभ बनवा दिया जो जबरदस्त, यदि हम कहें तो बहुत बड़ा स्तंभ है, छोटा मोटा नहीं है, लेकिन किताबों में मिलता ही नहीं है। एक स्तंभ ही है यहाँ पे, विजय स्तंभ के रूप में वो एक पूरा विजय स्तंभ है सौंदर्णी में। बिल्कुल। और कवि वसुला जो कि औलिकर वंश के शासनकाल के प्रमुख कवि रहे थे, इन्होंने इसे उत्कीर्ण कराया। तो वही मैंने कहा कि उसके रचयिता भी किसी अभिलेख है तो उसके रचयिता का नाम भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से चीजें आपके पास होनी चाहिए। फिर देखें तो ये देखिए एक बार फिर हिस्ट्री से क्वेश्चन है, किस ताम्रपाषाण कालीन युग, यानी सर ये तो सीधा सीधा प्रश्न है जो पुरातात्विक स्थल है, आपने चर्चा भी करी है जस्ट, पुरातात्विक स्थल जी, जितने भी मध्य प्रदेश के पुरातात्विक स्थल हैं उनको तो आपको करना ही करना है। बिल्कुल। ये यहां से एक प्रश्न आता है, अभिलेख और पुरातात्विक स्थल इतना महत्वपूर्ण, इतिहास यहीं से शुरू होता है, यहीं से इतिहास यहीं से शुरू होता है, यहीं से शुरू होता है इतिहास। तो इसीलिए यहां से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। भीमबेटका जिनमें से सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है, वो हमारे लिए एक आत्मा हो जाती है। जैसे कि सर अभी जैसे करंट से उसको जोड़ते कि जैसे भीमबेटका, तो उसकी खोज विष्णु श्रीधर वाकड़कर जी ने की। जो हमारा 8वां जो टाइगर रिजर्व बन गया रातापानी, उसका नया नाम विष्णु श्रीधर वाकड़कर जी के नाम पे करने की घोषणा कर दी गई है। तो बिल्कुल पूछा जा सकता है कि भाई विष्णु श्रीधर वाकड़कर कौन थे। तो जब ऐसे क्वेश्चन आए तो आप उसके लिए तैयार रहें। इसका मैं बता देता हूँ, वराहमिहिर की जो जन्मस्थली वो कायथा उज्जैन रही है। वराहमिहिर के नाम से सर एक वैधशाला भी है जो कि आपके डोंगला वैधशाला है उज्जैन की, ये उज्जैन में है। बिल्कुल सर। और ये कायथा जो है छोटी काली सिंध नदी, छोटी काली, क्योंकि कई विद्यार्थी कंफ्यूज हैं, वो आते हैं बोलते हैं सर काली सिंध नदी पर है क्या, तो काली सिंध पे नहीं है, काली सिंध है। मध्य प्रदेश में 3 है, एक सिंध नदी है, एक काली सिंध है, ठीक है, और एक छोटी काली सिंध, छोटी काली सिंध है, छोटी काली सिंध है। अच्छा, यहां पर भी मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं, छोटी काली सिंध, अब जब ये बात आ गई है तो जो सिंध नदी है, काली सिंध और छोटी काली सिंध ये दोनों की दोनों चंबल की ट्रिब्यूटरी हैं, लेकिन सिंध जो है दोस्तों ये यमुना में मिलती है सीधे जाके। जो पंचनदा क्षेत्र है में सर सिंध जो है चंबल में मिलवा देते हैं, लेकिन वो पंचनदा जो क्षेत्र है यूपी के इटावा जिले का है सर, वहां पे पहले चंबल यमुना में मिल जाती है और उसके कुछ देर बाद जो आपकी सिंध नदी है, कुछ दूरी बाद सिंध नदी क्या होती है, यमुना में मिलती है। और सिंध नदी में उसी लोकेशन पे पहुंच और एक कुंवारी नदी बिल्कुल है वो भी आगे मिलती है। तो ये 5 नदियों का संगम क्षेत्र है, वो कुछ ही किलोमीटर के एरिया में, इसलिए इस पूरे रीजन को पंचनदा क्षेत्र कहा जाता है। क्योंकि सर मैं उसी क्षेत्र से हूँ, बिल्कुल। हमारे यहाँ पे नाम का कुनाम करने की प्रथा है जी जी, तो नदी को नदा कह दिया, नदा कह दिया, तो 5 नदी है तो पंचनदा कह दिया, पंचनदा कह दिया, बिल्कुल सर। तो ये इस तरीके से आपको पूरे पुरातात्विक स्थल के भाई इंद्रगढ़, नावदा टोली जो कि ये ताम्रपाषाण के लिए स्थल है, डांगवाला, ये सभी ताम्रपाषाण कालीन स्थल हैं। चाहे ताम्रपाषाण कालीन हो, पुरापाषाण कालीन हो, मध्य पाषाण कालीन स्थल हो, इन सबके बारे में आप बेहतर तरीके से पढ़ के जाइए, याद करके जाइए, कुछ छूटने ना पाए। इसके बाद एक और बहुत अच्छा प्रश्न था, नर्मदा नदी का साहित्यिक संदर्भ में सर्वप्रथम कहां पर उल्लेख मिलता है, साहित्यिक संदर्भ में कहां पर उल्लेख मिलता है? बिल्कुल जी सर। तो नर्मदा नदी जी के बारे में यदि हम कहें तो जो हमारा मत्स्य पुराण है उसमें पहला उल्लेख मिलता है और उसी से जुड़ा हुआ है हमारा सतपथ ब्राह्मण। तो सतपथ ब्राह्मण जो है हमारे वेद पुराणों को सही तरीके से व्याख्यात करने के लिए जो है लिखे गए थे, तो पहला उल्लेख यहां मिलता है और ऐसा लिखा हुआ है कि मां नर्मदा का जो उद्गम है, मां नर्मदा का जो उद्गम है वो उद्गम शिवजी के मस्तक से एक पसीने की बूंद निकली है। इसीलिए मैंने एक छोटी सी कविता लिखी है कि शिवजी का मस्तक छुए ओमकार सा रूप लिए, स्वाभिमानी मस्तक को थामे,
इस तरीके से पूरी मेरी कविता है नर्मदा नदी पर, मैं कभी सुनाऊंगा। सर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सर, यदि अभी कुछ विद्यार्थी डिमांड कर रहे थे कि सर प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो मैं बताना चाहूंगा सर, हमारी टीम ने काफी मेहनत करी है, आपने भी इसमें पूरा योगदान दिया। हम सभी पूरे विशेषज्ञों ने मतलब फोटो मेरी लगा दी गई है वो अलग बात है, लेकिन सभी लोगों ने मिलकर इसमें योगदान दिया, क्योंकि 3-4 फोटो एक साथ नहीं देने का तो बोले चलो आपकी दे देते हैं। बाकी सभी ने सहयोग किया है, सारे हमारे गुरुजन का सहयोग रहा है, पूरी कंटेंट टीम का सहयोग रहा है। जिस तरीके से सर वहाँ मत कमेंट भी पढ़ पा रहा हूँ मैं, बच्चे लिख रहे हैं सर कि ये सारी चीज तो बता दी सर, लेकिन आप पढ़ने के साथ साथ ये भी बताइए कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो प्रैक्टिस के लिए सर इसमें लगभग 3800 प्लस क्वेश्चंस हैं और व्याख्या सहित हैं, ठीक है। आप व्याख्या के साथ एक अपनी अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो। जो टॉपिक जैसे अभी आए ना कि अभिलेख हो, पुरातात्विक स्थल हो, आपकी कला संस्कृति हो, सभी को इसमें समाहित किया गया है। आपकी एक बेहतर तैयारी हो जाएगी। तो आप इसे हमारे ऑनलाइन MP उत्कर्ष के बुकशाला से भी ऑर्डर कर सकते हो और अब आपके बुक स्टोर्स पर भी ये अवेलेबल हो गई है। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, हम इसमें आगे चलते हैं और अगला प्रश्न कौन सा होगा वो हम लोग देखते हैं। बस 1 मिनट हम लोगों को पानी पीने का समय दीजिए आप, है ना। काफी देर से बोल रहे हैं ना कंटिन्यू, मैं चाहूंगा सर भी पानी पी लो, फिर आगे अभी और कंटिन्यू करते हैं, इन प्रश्नों पे भी डिस्कस करेंगे। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सर आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए दोस्तों, इस प्रश्न पे हम लोग थे और इसमें ये पूछा गया कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भोपाल की स्थापना किस देश की एक कंपनी के सहयोग से हुई थी। तो देखो एक्चुअल में इसमें BHEL की बात की गई है और BHEL पे ये दूसरा प्रश्न है सर। बिल्कुल BHEL पे ये दूसरा प्रश्न है, क्योंकि BHEL भेल के बारे में पूछा गया था कि इसे महारत्न का दर्जा कब दिया गया था, तो ये प्रश्न भी पूछ चुके हैं। अब क्या पूछ रहे हैं कि किस देश के सहयोग से। और पुराने प्रश्न भी सर मैं देखता हूँ तो पाता हूँ कि इसकी स्थापना, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका स्थापना भी पूछा गया, ठीक है। इसका कार्यालय या इसकी कंपनी जो कारखाना स्थापित हुआ था, कारखाना। और कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि भाई यहाँ पे निर्माण किस चीजों का होता है, जैसे टरबाइन बनता है, एस्केलेटर बनता है, ठीक है, विद्युत उपकरण यहाँ पर बनते हैं, ठीक है। बिल्कुल। तो इस तरीके की चीजें भी यहाँ पे इससे संबंधित पूछी गई। जैसे इसमें इलेक्ट्रिक कि भाई भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भोपाल की स्थापना किस देश से, तो सर ये ब्रिटेन था, ब्रिटेन के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। बिल्कुल सर, जिस तरीके से देखा जाए कि मध्य प्रदेश के उद्योग से प्रश्न आता ही आता है और जिसमें से भेल सर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल सर, जैसे इसमें सर हम देखें एक हमारा जो उर्वरक कारखाना हो जाता है विजयपुर वाला। बिल्कुल, विजयपुर जो गुना में है, विजयपुर गुना में जो यहाँ पे आपका यदि हम देखें नेशनल जो उर्वरक कारखाना है, राष्ट्रीय उर्वरक कारखाना, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। तो जैसे इसकी स्थापना सर USA और इटली के सहयोग से हुई है, ठीक है। इसकी स्थापना USA इटली के सहयोग से हुई। जैसे अभी हम देखें रम्स लिमिटेड है, रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड, तो इसकी स्थापना वर्ल्ड बैंक के सहयोग से हुई है, वर्ल्ड बैंक के सहयोग से हुई है। जैसे हम देखते हैं देश का पहला ऑप्टिकल फाइबर कारखाना जो कि मंडीदीप में है, इसकी स्थापना सर जापान के सहयोग से हुई है। फिर हम देखते हैं अभी हाल ही में जो नया हमारा ग्लोबल स्किल पार्क बना है सर भोपाल में, मल्टी ग्लोबल स्किल पार्क, ये सिंगापुर के सहयोग से आया है, सिंगापुर के सहयोग से। तो इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। जैसे एक और सर आपकी भिंड के मालनपुर में जो लघु हथियार कारखाना है, लघु हथियार कारखाना, तो ये इसमें एक तो ये निजी क्षेत्र का है, पुंज लिमिटेड है और इजराइल की कंपनी है। बिल्कुल इजराइल के से। तो लाइक ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो जब आप कोई उद्योग पढ़ रहे हो तो आप इन चीजों को जरूर देखो कि भाई वो इंडस्ट्री है किसी अन्य देश के सहयोग से स्थापित हुई है, किस अन्य देश के सहयोग से स्थापित हुई है, ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। इसमें एक और सर इंपॉर्टेंट है जो हमारी बीना की पेट्रो रिफाइनरी। बिल्कुल है सर। ऐसे ही जो सामान्य फैक्ट होते हैं वो तो होते ही हैं, जो अलग से फैक्ट है यही हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल। और जिस तरीके से देखिए ये पूछे हुए है ना, तो इस तरीके से यदि अब आगे भी पूछे, जैसे बीना पेट्रो रिफाइनरी ओमान के सहयोग से है, जो आप पढ़ते हैं सबसे बड़ा हमारा ताप विद्युत केंद्र जो है बेडन में है, विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र, वो उसका प्रथम चरण USSR के सहयोग से हुआ था। फिर द्वितीय चरण वापस से विश्व बैंक के सहयोग से हुआ। मध्य प्रदेश में इजराइल के सहयोग से संतरे की खेती आगर मालवा शाजापुर में की जा रही है। फूलों की खेती और अनुसंधान केंद्र सीहोर में स्थापित किया गया इजराइल के सहयोग से। तो आप ऐसी चीजों को ध्यान में रखेंगे, निश्चित रूप से अच्छा होता है और एग्जाम में क्वेश्चन आते तो बनते हैं।
अब सर ये जो क्वेश्चन मैं देख रहा हूं सर, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइएगा, क्योंकि एक प्रश्न तो हर बार जनगणना से होता है सर। जिस तरीके से 2011 का ही डाटा है हमारे पास, बिल्कुल, क्योंकि 2021 में आना था, लेकिन कोविड के कारण ये थोड़ा सा रुका हुआ है। बहुत सारी अभी भी चल रही है सर ये, बिल्कुल तो सेंसस चल रही, इसका डाटा आया नहीं नया, तो हमारे पास 2011 का ही डाटा है। तो 2011 की जनगणना है। अभी तक सर मैं देखता हूं कि कोई भी एमपीपीएससी की प्रीलिम्स जो है उसमें से जनगणना से प्रश्न आता ही आता है, ऐसा नहीं हुआ है कि कभी नहीं आया है। मतलब सर ऐसा था अभी बीच में जब 20 का शायद था, तो उसमें बालाघाट का लिंगानुपात पूछा, बिल्कुल है कि सबसे ज्यादा, फिर पूछ लिया अगले ही साल पूछ लिया सबसे कम लिंगानुपात वाला कहाँ का है, बिल्कुल तो वो पूछ लिया था। फिर साक्षरता दर पूछ लेते हैं, कभी एसटी का पूछ लेते हैं, जमाने के लिए आ गया था कि क्रम से जमाइए, वो प्रश्न आ गए थे सर। तो जैसे यही है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे ज्यादा है, तो नगरीय जनसंख्या का यहाँ देखो सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या नहीं पूछी, क्योंकि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला डिस्ट्रिक्ट इंदौर है, सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या वाला शहर इंदौर है, लेकिन क्या पूछा है नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत, मतलब जिले की कुल जनसंख्या में। तो ये भोपाल में सर नगरीय जनसंख्या का परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा कहाँ है? बिल्कुल, और यहाँ तक सर बहुत सारी किताबों में इंदौर दिया हुआ है, तो बच्चे गलत भी करके आए थे सर इसको, और आंसर भोपाल ही माना गया था, क्योंकि हम लोग भी भोपाल ही पढ़ाते हैं। परसेंटेज वाइज जो है तो वो भोपाल में नगरीय भोपाल का क्षेत्रफल प्रतिशत तो छोटा है। हाँ, भोपाल का क्षेत्रफल छोटा है इंदौर के मुकाबले जी, तो इस हिसाब से घनत्व तो ज्यादा जो है हमारे भोपाल में डेंसिटी वो वाला प्रश्न था। बिल्कुल सर। तो इसी तरीके से डेंसिटी भी पूछ लेते हैं, शिक्षा के बारे में पूछ लेते हैं कि साक्षरता दर कहाँ की ज्यादा है, एसटी जनसंख्या ज्यादा कहाँ, एससी जनसंख्या कहाँ पर है, एसटी का प्रतिशत कहाँ पर है, एसटी का लिंगानुपात कहाँ पर है। ज्यादातर क्वेश्चन इसी के इर्द गिर्द घूमते हैं। और यदि आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स देने जा रहे हो तो आपको मध्य प्रदेश की जनगणना वाला टॉपिक बहुत अच्छे से कवर करना चाहिए। यदि आपने नहीं किया है, अभी भी समय है, ज्यादा समय नहीं लगता है सर, मुझे लगता है 2 दिन में विद्यार्थी 2-3 घंटे में कवर कर। मैं तो सर ट्रिक से पढ़ाता हूँ, तो ट्रिक से पूरी यानी 5 जिले याद हो जाते हैं पूरे। तो सर वैसे भी मैं 3-4 क्लास कवर करा चुका हूँ, एक क्लास में चाहूंगा फिर आप इसकी भी जरूर लीजिए विद्यार्थियों के लिए। मुझे लगता है कि आप आधा 1 घंटे की क्लास में विद्यार्थियों को अच्छे से याद करा देंगे। बिल्कुल, तो आप लोग इंतजार करना, सर की जब क्लास आए तो जरूर देख लेना। सर मैंने भी देखा है सर ट्रिक के माध्यम से बहुत अच्छे से पूरी जनगणना जो होती है जिलों की संबंध में जो डाटा होता है वो याद करा देते हैं। सर की उस क्लास को लेना, मुझे पूरा विश्वास है उससे बाहर कंटेंट आपको नहीं जाएगा। ठीक है, ये बात विश्वास आप ध्यान रखे चलना। चलिए सर, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना में 4 राज्यों की भागीदारी है? पार्टिसिपेशन है, इधर पे ये कट गया वर्ड, 4 राज्यों की भागीदारी है। सर ये प्रश्न इतना कॉमन प्रश्न है क्योंकि ये प्रश्न आया है नदियों से, और नदियों से प्रश्न आता ही आता है। एमपीपीएससी की कोई भी एग्जाम नहीं है कि जब ना पूछा गया हो। नदियां पूछ लेते हैं, उद्गम कहाँ है, मोहाना कहाँ है, उनकी लंबाई पूछ लेते हैं, कितने राज्यों से होके जा रही हैं, और इन पर बनी हुई परियोजनाएं, जलप्रपात, सहायक नदियां और बसे हुए शहर। तो नदियां अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। उसमें से एक क्वेश्चन जो है यहाँ दिखाई दे रहा है कि सिंचाई परियोजना है, तो 4 राज्यों की सिंचाई परियोजना कौन सी है, तो वो यहाँ पे पूछी गई। बिल्कुल सर, जैसे सर हम इसमें बात करें तो बाढ़ सागर परियोजना जो कि सोन नदी पर है, क्योंकि सोन नदी यदि हम देखें तो ये एमपी और इस पे यूपी और बिहार, ठीक है, इन 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना, और भारत मध्य प्रदेश में स्थित एकमात्र परियोजना जिसमें बिहार की भागीदारी है वो बाढ़ सागर परियोजना ही है। ठीक है, फिर राजघाट परियोजना देखें, ये बेतवा नदी पर स्थित है और ये एमपी, मध्य प्रदेश और यूपी की संयुक्त परियोजना है राजघाट परियोजना। फिर भांडेर नहर परियोजना, ये भी एमपी यूपी की संयुक्त परियोजना में आ जाती है। ठीक है, सरदार सरोवर जो परियोजना है सर, ये नर्मदा नदी पर स्थित है, और इसमें देखें एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात के साथ साथ सर इसमें राजस्थान से नर्मदा नदी बहती नहीं है। नर्मदा नदी राजस्थान से नहीं बहती है, उसके बावजूद राजस्थान ने पेयजल मांगा है कि हमें पीने के लिए तो पानी दीजिए, और ये पेयजल मांगा और ये जोधपुर तक जाता है। सर मैं अभी जोधपुर गया था, मुझे पता चला कि ये पानी जो सरदार सरोवर डैम से है जोधपुर तक, राजस्थान तक पहुंचाया जा रहा है। बहुत शानदार, नहरों के माध्यम से पानी लिफ्ट करके जो है राजस्थान के प्रमुख जिलों में वहां की पेयजल व्यवस्था को बंदोबस्त जबरदस्त तरीके से करने के लिए यहाँ से क्या है व्यवस्था की गई है। तो केवल और केवल यहाँ से पानी दिया जाता है, विद्युत में राजस्थान की कोई हिस्सेदारी नहीं है, केवल और केवल पेयजल। और सर इसमें एक और जो महत्वपूर्ण आ जाती है, एक आ जाती है राष्ट्रीय जो हमारी चंबल परियोजना है, चंबल मध्य प्रदेश चंबल परियोजना। जी हाँ सर, मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना सर, प्री और मेंस में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है, और ये एमपी राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। सर मैं विद्यार्थियों को बताना चाहूंगा, अभी हाल ही में केन बेतवा लिंक परियोजना, केन
बेतवा लिंक परियोजना का सर प्रधानमंत्री मोदी जी ने शिलान्यास कर दिया। तो कैन बेतवा लिंक परियोजना ये भी दोस्तों एमपी यूपी की संयुक्त परियोजना है। और एक और परियोजना है जिसमें सर ने भी एक वीडियो बनाया हुआ है, शायद सिंध, इसमें काली सिंध है, चंबल है, काली सिंध, चंबल और पार्वती, ये 3 नदियों की जोड़ने की परियोजना है, ठीक है। और ये एमपी और राजस्थान की है, एमपी और राजस्थान की, ये बात ध्यान रखना। ये ज्यादा इसमें दोनों ही इंपॉर्टेंट है। आपको आ सकती है कि भाई चंबल कैन पार्वती किसकी संयुक्त परियोजना है, तो एमपी राजस्थान। कैन बेतवा किसकी संयुक्त परियोजना है, तो एमपी यूपी की संयुक्त परियोजना है। जी सर, बिल्कुल। तो इस तरीके से जब कोई परियोजना के संबंध में आता है कि किन 2 राज्यों की, तो थोड़ा सा इसको आप लोग क्या रखें, ध्यान रखें। सर अगला प्रश्न ये है, 2021-22 के अनुसार मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल एवं उत्पादन की दृष्टि से अनाजों में गेहूं का स्थान, सर मैं चाहूंगा थोड़ा सा इसका बताइएगा। बिल्कुल, इसके ये कैसे यहाँ अनाजों में गेहूं का स्थान कि 2021-22 के अनुसार मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल एवं उत्पादन की दृष्टि से अनाजों में गेहूं का स्थान, यानी मध्य प्रदेश में जितने भी अनाज उत्पादित हो रहे हैं उनका क्षेत्रफल देखिए कि कितने क्षेत्र पे बुवाई हो रही है और उनका उत्पादन देखिए, तो हम पाएंगे कि गेहूं सबसे ज्यादा होता है, तो प्रथम स्थान पे वही है। मतलब सर गेहूं सबसे ज्यादा बोया जाने वाला है। प्रश्न ऐसे भी हो जाए, आप थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि सर पूछा जाए सबसे ज्यादा वही है। वो वाले टाइम में जब एग्जाम में प्रश्न आया था, हम लोगों ने चर्चा की थी, और इसमें बच्चे कहाँ गए कि भारत में क्या स्थान, भारत में चले गए थे, तो वहां चले गए थे, इसको अच्छे से पढ़ नहीं पाए। हाँ, तो आप पढ़ें तो बोई जाने वाली फसल मध्य प्रदेश में, सबसे ज्यादा सिंचित फसल भी मध्य प्रदेश में, सबसे ज्यादा सिंचित फसल भी बोलते हैं, और सबसे ज्यादा उपजाई उत्पादन वाली मध्य प्रदेश में जिस फसल का उत्पादन भी किस फसल का सबसे ज्यादा होता है, इन तीनों के मामले में गेहूं ही है दोस्तों, है ना। क्योंकि जनरली क्या होता है, जो हमारे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा काली मृदा, तो काली मृदा में तो गेहूं बो ही देते हैं। साथ ही साथ जो मिश्रित मृदा बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, रीवा पन्ना पठार वाला क्षेत्र, वहां भी गेहूं बो देते हैं। जो सर अपना मध्य भारत पठार रीजन है, वहां पे भी गेहूं लगाते हैं। फिर सर मैंने देखा है कि जो मंडला बालाघाट जिले लाल पीली मृदा के, वहां पे भी जो हमारी रबी की फसल में होता है, तो गेहूं तो लगा ही देते हैं। बिल्कुल, क्योंकि सर रबी की फसल जब लगाते हैं तो वैसे हमारा ये विंटर सीजन होता है, तो गेहूं कम सिंचाई में भी अच्छा हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरीके से देखा जाए कि पहले सर पूर्वी क्षेत्र में केवल खरीफ की फसलें मतलब की जाती थी, आजकल सिंचाई सुविधाएं होने के कारण रबी की फसल में रबी की फसल भी हो रही है, गेहूं वगैरह उत्पादन, तो गेहूं सबसे ज्यादा बोया भी जा रहा है। हालांकि सर एक चीज मैं विद्यार्थियों को बताना चाहूंगा, जो आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 आया, इसमें आंकड़े ये बताए गए कि गेहूं का बोए जाने वाले क्षेत्र में पिछले वर्षों की तुलना में कमी आई है। क्योंकि सर सोयाबीन का क्षेत्र बड़ा है और दलहन का क्षेत्र बड़ा है। चलो, मैं दलहन वाली जो फसलें होती हैं उनके क्षेत्र में वृद्धि हुई है, गेहूं के बोए जाने वाले क्षेत्र में कमी आई। उत्पादन में कोई कमी नहीं है क्योंकि प्रति हेक्टेयर उत्पादन लगातार मध्य प्रदेश में बढ़ रहा है। तो बिल्कुल इसमें यदि हम देखेंगे तो पहला स्थान डी होना चाहिए था आंसर। तो आंसर पे वैसे हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आंसर आपको मालूम है, प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है, लेकिन किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं वो हम आपको बताना चाह रहे हैं। तो जरा क्योंकि पहले ये जो था, ये प्रश्न क्यों पूछा गया है, क्योंकि पहले सोयाबीन जो है उत्पादन में भी आगे थी और क्षेत्रफल में भी आगे थी, लेकिन अब जो है गेहूं धीरे धीरे लगभग 8-7 साल से जो है, क्योंकि सर जो एक कृषि कर्मठ अवार्ड दे रहे थे, बिल्कुल है, वो भी लगातार पिछले कई वर्षों से गेहूं दो बार गेहूं को भी मिला हुआ है सर उत्पादन के लिए। और गेहूं उत्पादन की जो सर निर्यात में, पूरे भारत में जो गेहूं निर्यात होता है उसमें मध्य प्रदेश की भागीदारी सबसे ज्यादा 45%। मतलब यदि भारत से 100 कुंटल यदि मान लेते हैं गेहूं निर्यात हुआ होगा, तो 45 कुंटल मध्य प्रदेश से किया गया। तो निर्यात में पूरे भारत में मध्य प्रदेश का पहला स्थान था। बिल्कुल सर, अगला प्रश्न आपने सोयाबीन की बात करी, उसी से आ गया। मध्य प्रदेश के किस जिले में सोयाबीन का उत्पादन प्रारंभ हुआ था सर? ठीक है, सबसे पहले तो सोयाबीन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी क्या है, तो अगर तुक्का मारना हो तो हम वहीं जाएंगे। अगर देखें तो विदिशा वाला क्षेत्र हटा दें, बाकी सबसे अच्छी मिट्टी जो है हमें काली मृदा में ये दिखाई देती है। तो 3 जिले तो हमारे पास ये हो गए। अब जो सोयाबीन की फसल है सर, हमारी भारतीय फसल नहीं है, ये चाइना से आई है। चाइना से आई है। चाइना से कब आई है कि जब हमारे यहाँ पे हरित क्रांति हुई थी, तो हरित क्रांति के तहत हमने पहली बार पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हमने मध्य प्रदेश के देवास जिले में सर जो है पहली बार उत्पादन किया था इसका। फिर सक्सेस हुआ। आज देखिए मध्य प्रदेश के सभी हिस्से में सोयाबीन की, मध्य प्रदेश की राज की फसल ही बन गई है सोयाबीन। सर मैं इसमें एक और सिनेरियो बच्चों को कई बार डिस्कस करता हूँ कि जैसे हमारे मध्य प्रदेश की पहली चीनी मिल जावरा शुगर मिल थी, फिर बरलई शुगर मिल सबसे बड़ी थी, फिर भोपाल शुगर मिल थी। आज वर्तमान में ये तीनों शुगर मिल सर बंद है, वर्तमान का स्टेटस है बंद है। तो इसमें शुगर मिल थी और शुगर मिल का कच्चा माल होता है गन्ना,
और गन्ना भार हरासी होता है, ज्यादा लंबा परिवहन करते हैं तो इसका जो रस होता है वो सूखता है सर। तो अब यहाँ पे जब ये मिलें स्थापित हुई, इस समय सर यहाँ पे गन्ने का अच्छा उत्पादन होता था। लेकिन जैसे कि आपने बताया कि जब हरित क्रांति आई 1968-67 के आसपास, और उसके बाद जब सोयाबीन के उत्पादन इस रीजन में होने लगा, खासकर इन जिलों में, इंदौर, उज्जैन, देवास, इन जिलों में होने लगा, तो धीरे धीरे जब सोयाबीन का उत्पादन होने लगा, गन्ना उत्पादन सर कम होता गया। और जब गन्ना उत्पादन कम होता गया तो कच्चे माल के रूप में यहाँ पे गन्ने की कमी होने लगी, जिससे शुगर मिलों में जब कच्चा माल उपलब्ध नहीं हुआ तो धीरे धीरे इनका उत्पादन कम हुआ और वर्तमान में ये बंद पड़ी हुई। बिल्कुल। तो ये एक तरीके से बात की जाए सर, मैं मतलब मुरैना से हूँ जी, तो मेरे खेतों में पहले गन्ना होता है। मेरे पूर्वज बताते थे कि हम लोग गन्ना करते थे जी, तो गन्ना करते थे तो वहाँ की जो कैलारस शुगर मिल है तो उसको सप्लाई होती थी। बिल्कुल। अब चूंकि दूसरी फसलें आ गई, गन्ना ज्यादा समय भी लेता है सर, और उतना एक वर्ष का समय लगता है। बिल्कुल समय लगता है सर, मतलब खेत खाली नहीं रहता, तो दूसरी फसलें नहीं बो पाते हैं। अब दूसरी फसलों से उत्पादन ज्यादा है, उसकी कीमत ज्यादा है, इसलिए वो लगाने लगे हैं। बिल्कुल सर, मतलब एक साल में किसान सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो गई, 3-3, 4-4 फसलें ले लेते हैं। बिल्कुल। तो इस वजह से उत्पादन कम हुआ तो ये बंद भी करनी पड़ी। तो मध्य प्रदेश की राजकीय फसल भी सोयाबीन है, ग्लाइसिन मैक्स इसका बॉटनिकल नाम है, ये बात ध्यान रखना। देश का, पूरे एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र उज्जैन में है, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान इंदौर में है, राजकीय आपका उज्जैन में है, सोयाबीन का सहकारी क्षेत्र का कारखाना सिवनी के लखनादौन में स्थित है, और सबसे ज्यादा वर्तमान में पूरे भारत में सोयाबीन उत्पादन में एक बार फिर मध्य प्रदेश पहले स्थान पर आ गया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार तो सोया स्टेट का दर्जा हमें फिर मिल गया, और मध्य प्रदेश में इस समय सबसे ज्यादा उत्पादन उज्जैन में ही हो रहा है सोयाबीन का। ये बात भी आप ध्यान में लेके चलें। खरीफ की फसल होती है सोयाबीन, ये भी ध्यान रखें। अब सर एक बार, यानी कि सर ये 2 प्रश्नों ने बता दिया कि भैया आप फ्री देने जा रहे हो, कृषि को अच्छे से पढ़ के जाओ। कृषि को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हो, क्योंकि मध्य प्रदेश अभी भी, भले ही औद्योगिक लगातार विकास हो रहा है मध्य प्रदेश में, लेकिन उसके बावजूद कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। हमारे मध्य प्रदेश की मैक्सिमम पॉपुलेशन अभी भी ग्रामीण अंचलों में निवास करती है, तो हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। सर फिर एक प्रश्न हमेशा होता है, ये भी देखा गया कि मध्य प्रदेश के जो भूगोल वाले टॉपिक में जलवायु है, पसंदीदा टॉपिक सर। कभी पूछ लेंगे दक्षिण से उत्तर जाते समय तापमान में क्या कमी जलवायु में तापमान सर हो गया, वर्षा हो गई, ऋतुएं हो गई, ये 3 टॉपिक इतने जबरदस्त हैं सर कि कभी छूटता नहीं है, छूटता नहीं है। तो सर उसी से प्रश्न था कि मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में अधिकांश वर्षा किसके द्वारा होती है सर? तो दक्षिण पूर्वी भाग सबसे पहले तो पता होना सही, मतलब चाहिए सर बच्चों को कि दक्षिण पूर्वी भाग कहाँ है। तो यदि हम देखेंगे दक्षिण पूर्वी भाग जो है ये दक्षिण है और ये पूर्वी है, तो इस क्षेत्र में पूछ रहा है यहाँ पे वर्षा कौन सी शाखा से होती है? बिल्कुल सर, कौन सी शाखा से? बिल्कुल सर, जैसे कि हम देखते हैं सर, भारत में जब हम देखते हैं दक्षिण पश्चिमी मानसून आता है, तो हम इसमें जब पढ़ रहे होते हैं इंडियन जब हम क्लाइमेट पढ़ रहे होते हैं, तो हम देखते हैं महेंद्रगिरी पर्वत से टकरा के 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती है। एक अरब सागर की शाखा हो जाती है और एक बंगाल की खाड़ी की शाखा हो जाती है। हमारा मध्य प्रदेश सर हम मान लेते हैं ये बीच में है। तो अब हम बात कर रहे हैं कहाँ के? मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्से की बात कर रहे थे। तो मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्से में बंगाल की खाड़ी की शाखा आसानी से पहुंच जाती है, क्योंकि जो हमारा ईस्टर्न घाट है उसकी हाइट भी कम है, साथ ही साथ वो छिन्न भिन्न है, श्रृंखलाबद्ध नहीं है, इस वजह से ये पहुंच जाती है। और यहाँ पे दक्षिण पूर्वी भाग में वर्षा अधिक करती है बंगाल की खाड़ी की शाखा, जबकि क्योंकि मतलब जिस तरीके से सर ने बनाया मैपिंग करके, यदि आप मैपिंग करके अगर ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो आपके लिए कोई भी जो क्वेश्चन आ जाए वो टफ है नहीं, क्योंकि यहाँ से सिंपल है। कौन सी शाखा से याद थोड़ी ना करना है, आपको तो समझना है उसको। अब इसी में सर यदि अगला प्रश्न हो सकता है कि भाई मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी भाग में सबसे पहले वर्षा, तो फिर अरब सागर की शाखा हो जाएगी। हालांकि मानसून दक्षिण पश्चिमी मानसून ही है, लेकिन दक्षिण पश्चिमी मानसून की कौन सी शाखा? तो मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा। अब यहाँ पे लिखा है लौटते हुए मानसून। भाई लौटता हुआ मानसून तो आपके कोरोमंडल तट पर आता है। चक्रवातों से वर्षा भी सर ज्यादातर जो होती है वो पूर्वी भाग में होती है, लेकिन ज्यादा नहीं होती, क्योंकि इसमें लिखा है दक्षिण पूर्वी भाग में अधिकांश वर्षा, थोड़ी बहुत होती है तो चक्रवातों से हो जाती है, जब बंगाल की खाड़ी में जब चक्रवात आते हैं। या फिर हम देखते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब होता है, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तो सर इस रीजन से आता है, क्योंकि वो आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है भारत में भी उत्तर पश्चिम से प्रवेश करता है, तो मध्य प्रदेश में भी उत्तर पश्चिम से आता है। ठीक है, तो इस वजह से यदि हम देखेंगे, यदि आपसे पूछे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तो आपके उत्तर पश्चिम, अरब सागर की शाखा दक्षिण पश्चिम, बंगाल की खाड़ी की शाखा दक्षिण पूर्व। तो ऐसे थोड़ा सा आप इसमें क्या रखेंगे, ध्यान में लेके चलिएगा। चलिए, बिल्कुल सर। मध्य प्रदेश में काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान के द्वारा हुआ है? तो सबसे पहले तो मिट्टियां ज्योग्राफी का इतना जबरदस्त टॉपिक है कि यहां से भी प्रश्न आते आते हैं। यानी जो प्रश्न आ रहे हैं, जो टॉपिक से आ रहे हैं, वो टॉपिक हमेशा पूछा जाता है। इस बार पूछ लिया है कि किस चट्टान से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। बिल्कुल। पिछली बार जो है सर्वाधिक क्षेत्र पे कौन सी मिट्टी है ये पूछा गया है। काली मिट्टी का रंग काला क्यों है ये पूछा गया है। सबसे ज्यादा उपजाऊ मृदा कौन सी है ये पूछा गया है।
तो इस तरीके से क्या है, ये प्रश्न आए हैं। तो सिंपल सा प्रश्न है कि काली मिट्टी का निर्माण किससे हुआ है? तो दक्कन ट्रैप की बेसाल्ट चट्टानों के अपरदन से जो है इस मिट्टी का निर्माण होता है, इस मिट्टी का निर्माण होता है। सिंपल ये, यानी मध्य प्रदेश की मिट्टियां आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है, बहुत अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि प्रश्न आता ही आता है। आप देख लीजिएगा, ये पेपर है, इससे पहले वाला पेपर उठा के देखिएगा, उससे पहले देखिएगा सर, तो मिट्टी से प्रश्न आए। एक और चीज समझ में आ रही कि आप देख लीजिए, पिछले कुछ 5 क्वेश्चन ही हम देख लेते हैं जो लास्ट ईयर के हैं। यदि इनमें हम देख लें तो यहाँ पर हम देखें नदियों से या परियोजनाओं से क्वेश्चन है, नदी घाटी परियोजना से। फिर हम देख रहे हैं यहाँ पे एक प्रश्न हो गया आपका कृषि से, ये 2 प्रश्न हो गए। फिर जलवायु से हो गया, बिल्कुल, और मृदा से हो गया। मतलब सर टॉपिक कोई नहीं छूट रहा है, टॉपिक कोई नहीं। और सर जो उन्होंने क्रम से दिए हुए टॉपिक है ना सिलेबस में, बिल्कुल उसी क्रम में प्रश्न, उसी क्रम में प्रश्न है सर। प्रश्न भी है कि हर एक टॉपिक से एक प्रश्न जरूर उठाया गया है, चाहे वो मृदा हो, चाहे उद्योग भी हो। उद्योग उससे पहले उद्योग का था, बिल्कुल इसमें दे रहे हैं, चाहे इतिहास के प्रश्न हो या वो। अब देखें सर, ये देखें, ये फिजिकल डिवीजन से पूछ लिया, विंध्य एस्कार्पलैंड का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? बहुत अच्छा, बताइएगा इसको जल्दी से सर। जैसे यदि इसमें देखें तो इसमें बच्चों को कुछ नहीं, सबसे पहले तो आपको पता ये होना चाहिए था दोस्तों कि विंध्य एस्कार्पलैंड क्या है। तो भाई हम सभी जानते हैं विंध्य एस्कार्पलैंड यानी कि हिंदी में इसे बोलते हैं कगारी, विंध्य कगारी प्रदेश। और विंध्य कगारी प्रदेश को हम यदि मैप पर देख लें कि ये कहां पे लोकेटेड है, तो इसकी स्थिति बताना बड़ी आसान होगा। तो ये रीवा पन्ना के पठार की बात यहां हो रही है, और रीवा पन्ना का पठार इस लोकेशन पर स्थित है। अब रीवा पन्ना का पठार इस लोकेशन पर स्थित है, अमरकंटक का पठार तो इसमें है ही नहीं, अमरकंटक का पठार सर इससे बाहर है। बस्तर का पठार और इधर चले जाइए छत्तीसगढ़ में, ये 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट गए। फिर बोल रहे हैं सर मैकल का पठार अगेन कट गया, मैकल श्रेणी इधर है, ये हो गई मैकल श्रेणी। तो अब ये विंध्य एस्कार्पलैंड का दक्षिणी भाग बोल रहे हैं, क्योंकि उसका हिस्सा होना चाहिए था, और ये तीनों उसके हिस्से नहीं। मैकल का पठार अलग है, अमरकंटक अलग है, बस्तर अलग है, ये तीनों बाहर थे, सिर्फ एक ही था सर भांडेर का पठार। तो जब आप मैपिंग से यदि देख लेते हैं चीजों को, बड़ा आसान सा था, कई विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज भी हुए, लेकिन इसमें पूछा गया एस्कार्पलैंड का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है। तो एस्कार्पलैंड के, क्योंकि सर इस हिस्से में हम पन्ना, दमोह इन रीजन में देखेंगे तो भांडेर श्रेणी का विस्तार देखने के लिए मिल जाता है, और भांडेर का पठार हम यहाँ पे देखते हैं। बिल्कुल है सर। चलिए, तो इसी तरीके से जब आप फिजिकल डिवीजन पढ़े ना, तो बाकी के भौगोलिक क्षेत्रों को जरूर पढ़िएगा। सर देखिए, भौगोलिक प्रदेश के बाद अब वन से आगे। वन से मतलब ये है कि ज्योग्राफी लिया है उसने, तो ज्योग्राफी के जितने टॉपिक है सबसे पहले वो कवर कर रहा है एक एक करके। अब जो है मध्य प्रदेश में बांस का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो मध्य प्रदेश में जो जो वनों के संबंध में राष्ट्रीयकरण है उनमें से एक प्रश्न आता ही है। देखिए इस बार जो है बांस का पूछ लिया है पहले, वो होता है अपने साल के बीज का पूछा गया था सर, साल बीज का पूछा गया था, बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके से इसमें सर देखें हम यदि, तो 64 में तेंदुपत्ता हो गया था, तेंदुपत्ता अधिनियम भी आया था, और तेंदुपत्ते का नेशनलाइजेशन 64 में कर दिया था। फिर इन्होंने 73 में बांस का कर दिया था सर, बांस का कर दिया था। पूरे भारत का पहला राज्य मध्य प्रदेश था जिसने 1970 में वनों का राष्ट्रीयकरण किया था। वनों का राष्ट्रीयकरण करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा था, तो मध्य प्रदेश ही था सर। और फिर 1973 में बांस, और 1975 में साल बीज का इन्होंने राष्ट्रीयकरण किया था, साल बीज का नेशनलाइजेशन। तो ये तीनों ही आ भी चुके हैं। अभी सर फॉरेस्ट मेंस में भी ये क्वेश्चन आया था, वहां मैच द कॉलम में आया था कि बताइए कब किसका राष्ट्रीयकरण हुआ। बिल्कुल। तो ये 4-5 जो आपके वन उत्पाद हैं, इनके नेशनलाइजेशन आपको पता होना चाहिए, कब कब नेशनलाइजेशन इनका किया गया है, ठीक है, नेशनलाइज इन्हें किया गया है। बिल्कुल सर। इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं सर। इसमें देखें, निम्नलिखित में से कौन सा युग में असत्य है। देखिए सर, वो अभ्यारण्यों का पूछा गया है जिला की, कौन सा लगातार हर बार अभ्यारण्यों से एक प्रश्न जरूर पूछते रहते हैं। बिल्कुल सर, वो तो क्रम पकड़े हुए हैं, आप देख लीजिए, एक लाइन को वन उत्पाद पकड़ लिए, और अब वन्य जीव पे आ गए, अभ्यारण्य नेशनल पार्क पे बिल्कुल आ गए हैं, ठीक है। तो बोरी कहाँ है, होशंगाबाद नर्मदापुरम है, वास्तविक रूप से देखा जाए तो होशंगाबाद अब है नहीं, हाँ, तो लेकिन फिर भी सही है मान लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन में इन्होंने दिया सर, पता नहीं पेपर में ये कहना तो नहीं चाहता, ठीक है, बट फिर भी अभी भी एक पेपर हुआ था, मुझे याद आ रहा है, पीएससी का ही पेपर हुआ था, उसमें पूछा तुम्हें नबिले कहाँ है, ऑप्शन में सर अशोकनगर नहीं था, गुना दिया। तो सर अपडेट है ही नहीं, अपडेट ही नहीं कर पा रहे हैं कि भैया अब गुना से 2003 में ही अशोकनगर अलग हो चुका है। तो ऐसा होता है कई बार, तो आप घबराए ना, कब ऐसे प्रश्न आते हैं, आप मान के चलो कि ये नर्मदापुरम ही है। बिल्कुल है। तो बोरी तो नर्मदापुरम में ही है, गंगऊ पन्ना में है, करेरा जो कि आपका, अब देखो यहाँ भी अपडेट नहीं थे सर, करेरा डिनोटिफाइड हो गया, फिर भी ये पूछा गया पिछले बार में 24 में ही पूछा गया, 24 का ही है। और घाटी गांव बोल रहा है इंदौर, घाटी गांव जबकि ये सर ग्वालियर में है। और इंदौर में मैं बात करूं तो ये है राला मंडल है, राला। हमारे यहाँ पे सर एक कहावत है जी कि होशियारों के 3 गांव, भिंड, मुरैना, घाटी गांव, तो ये घाटी गांव वही है सर। जी बिल्कुल, ग्वालियर।
क्योंकि सर मैंने होशियार बोल दिया है लेकिन कुछ और था सर उसमें। ठीक है ठीक है, चलिए तो डी आंसर है, असत्य है, इसमें ये आंसर था। तो आप अभ्यारण्य को अच्छे से पढ़ के जाइए। जैसे रातापानी सेंचुरी जो थी उसमें प्रोजेक्ट टाइगर लागू कर दिया गया है, उसे 8वें मध्य प्रदेश के प्रोजेक्ट यदि हम देखें टाइगर रिजर्व के रूप में चिन्हित कर दिया। नया नाम उसका सर विष्णु रिजर्व वाकलकर जी के नाम पे भी रख रहे हैं। तो ये सारी चीजों से अपडेट रहिए, बिल्कुल पूछ जाएंगे। कुछ सर बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे अभ्यारण्य हैं, 8-10 अभ्यारण्य हैं जो प्रस्तावित हैं, तो जो प्रस्तावित अभ्यारण्य एक बार उनको भी पढ़ के जाइए, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई कहाँ कौन सा अभ्यारण्य प्रस्तावित है। ठीक है, अब ये सब कहाँ मिलेगा, तो ये सब ऑलरेडी मैंने भी क्लासें ली हुई हैं, सर ने भी ली हुई हैं, हमारे उत्कर्ष के नोट्स पे भी आपको मिल जाएगा। उत्कर्ष के नोट्स पे भी सर ये सारी चीजें अवेलेबल हो जाएगी। सर अगला है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आदिवासी लोक एवं पारंपरिक कलाओं के लिए महिलाओं को कौन सा सम्मान दिया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ये जो प्रश्न है ये पुरस्कारों से आया है। तो पुरस्कार इतने महत्वपूर्ण है कि पुरस्कारों से प्रश्न जो है बनता ही बनता है। पुरस्कारों से, पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, कौन सा पुरस्कार कब से चालू किया गया है, कितनी राशि है और वर्तमान में किसको दिया गया है, ये 4 प्रश्न होते हैं पुरस्कारों से जो आपको कंप्लीट करने हैं। इसके लिए भी सर यूट्यूब पे वीडियोस मतलब सर के भी डले हुए हैं, मेरे भी डले हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं। मतलब कब स्टार्ट हुआ है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, और फिर कितनी राशि दी जाती है, ये वर्तमान में किसको दिया गया है, वर्तमान में किसे दिया गया है, इतना तो कम से कम हमें पता होना चाहिए। बिल्कुल। तो जैसे सर ये वाला जो पुरस्कार है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आदिवासी लोक और परंपरा कलाओं के लिए केवल महिलाओं को दिया जाने वाला है। केवल महिलाओं को। ये हमारा राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान। बिल्कुल सर, राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान 1996 से दिया जा रहा है। तीजन बाई को ये पहली बार दिया गया था दोस्तों, ये ध्यान रखना। और तुलसी सम्मान जो होता है ये केवल पुरुषों को लोक कला की, वो भी सेम है सर, आदिवासी लोक और पारंपरिक कलाओं के लिए केवल पुरुषों को दिया जाता है, पुरुषों को। तो ध्यान देना, यहाँ पर इस बार पूछा गया महिलाओं कबीर सम्मान कविता के क्षेत्र में दिया जाता है, कविता के क्षेत्र में दिया जाता है। बिल्कुल, कविता लेखन और राज्य स्तरीय शिखर सम्मान ये अलग अलग लिए सर 9 क्षेत्र हैं, अलग अलग 9 क्षेत्र दिए गए हैं। पहले 7 हुआ करते थे, 2 अभी बढ़ाए हैं। जी, चलिए, बिरहा किस आदिवासी जनजाति की महिलाओं का लोकप्रिय लोकगीत है? सर आप बताइएगा इसको, क्योंकि जनजातियां तो आपकी बिरहा यदि हम देखें तो मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में विशेषतः जो है बघेलखंड में गाया जाता है। अब यदि हम बघेलखंड की जनजातियां, अगर मध्य प्रदेश की जनजातियां पढ़ी हैं हमने, उनका भौगोलिक वितरण पढ़ा है, तो इनको हम एलिमिनेट करके आंसर निकाल सकते हैं। जैसे यदि मध्य प्रदेश का बघेलखंड देखें तो बघेलखंड कहाँ मिलता है हमें, तो बघेलखंड सर हमें दिखाई देता है ये वाले क्षेत्र, ये बघेलखंड है। तो सहरिया जनजाति सर यहाँ पाई जाती है, तो सहरिया तो होगा नहीं। भील जनजाति सर यहाँ पाई जाती है, तो भील जनजाति हटा देते हैं हम। अब गौंड जनजाति जो है ये पूरे क्षेत्र में है, यहाँ से लेके यहाँ तक है, बिल्कुल है सर। और कोल जनजाति जो है इस क्षेत्र में है। तो इसमें से जो एमपीपीएससी ने आंसर माना है वो कोल माना है, कोल माना है। बिल्कुल सर, क्लियर। लेकिन गोंडों में भी बिरहा है, लेकिन एमपीपीएससी ने जो आंसर माना है वो कोल माना है। कोल, बिल्कुल सही। चलिए भाई, नेक्स्ट देखें, मध्य प्रदेश में आदिवासी, ये देखिए सर, मतलब ऐसा है कि जनजातियों से प्रश्न आए हैं तो फिर जनजातियों क्योंकि यूनिट 10 जुड़ी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसकी वजह से मध्य प्रदेश उसमें भी टॉपिक है कि जनजाति योजना है। बिल्कुल, जनजाति योजना मध्य प्रदेश में आदिवासियों के लिए स्वरोजगार योजना के नाम से चल रही है। कौन सी योजना चल रही है? ठीक है, और इसमें बिरसा मुंडा के नाम से भी है और टंटे भील जी के नाम से भी है, बस राशि थोड़ी सी अलग है दोनों की। तो दोनों आंसर माने हैं सर बाद में। पहले आंसर टंटे भील दिया था, फिर बाद में जो है बिरसा मुंडा भी दे दिया गया था सर। बिल्कुल सर। तो ऐसे आप यहाँ पे ध्यान रखना कि जो आपकी जनजातियों से संबंधित योजनाएं हैं, कृपया करके उन्हें अच्छे से पढ़ के जाए। जैसे सर अभी इसी वर्ष रानी दुर्गावती जी के नाम पे श्री अन्न योजना, जो प्रोत्साहन योजना है, वो जरूर पढ़ के, मुझे लग रहा है सर पूरी उम्मीद है उस पर ही सीधा बिल्कुल। श्री अन्न तो हॉट टॉपिक है, हॉट टॉपिक वर्तमान का टॉपिक है श्री अन्न, आना ही मतलब अभी 21 जून 2024 को योग दिवस पे भी श्री अन्न प्रोत्साहन योजना लॉन्च करी। रानी दुर्गावती के नाम से अलग एक योजना लॉन्च करी हुई है, तो आप थोड़ा सा एक बार देख लेना, क्योंकि श्री अन्न और जनजातियों से जुड़ी हुई बहुत सारी योजनाएं लॉन्च कर रही है मध्य प्रदेश सरकार। तो आप जरूर इनको देख के जाइएगा। नेशनल लेवल पे भी जाइएगा, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने धरती आबा जो योजना है वो लॉन्च करी है। धरती आबा किसको कहा जाता है? बिल्कुल। और प्रधानमंत्री जनमन योजना है, बिल्कुल, वो आपकी लॉन्च की हुई है। तो वो थोड़ा सा आप पकड़ के जाइएगा, चीजें पिक करके जाइएगा, डेफिनेटली वहां पे आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। भारतीय साहित्य में जनजातीय जीवन की सांस्कृतिक परंपरा और विशिष्टताओं पर लेखन के लिए कौन सा सम्मान दिया जाता है? बिल्कुल सर। तो जिस तरीके से सिंपल है कि जिस तरीके से बताया कि पुरस्कारों से प्रश्न बनते ही बनते हैं, तो पुरस्कारों में 4 श्रेणियां हैं। उन 4 श्रेणियों में अगर हमने तैयार कर लिया तो अपने आप जो है ये क्षेत्र पूछ लिया है कि किस क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। बड़ा सिंपल है, क्लियर सर।
आगे सर बढ़े क्योंकि पुरस्कार अपन ने देख लिए हैं। जनजाति कार्य विभाग प्रकाशन और प्रतिष्ठान वन्या का स्थापना वर्ष है। वन्या, ठीक है। वन्या, वन से जुड़े हुए लोग, जनजाति समुदाय जो है उससे संबंधित एक संस्था है वन्या। वन्या के नाम से ही सर मध्य प्रदेश सरकार जो सोसाइटी के माध्यम से, जो उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से जो आयोडीन युक्त नमक की थैली देती है, वो भी सर वन्या के नाम से ही है। और जितने भी हमारे सामुदायिक रेडियो केंद्र, जनजाति रेडियो केंद्र है, उनका नाम भी सर वन्या है, सभी का नाम। तो ये वही नाम है जो 1980 में जो है भोपाल में स्थापित हुआ। 1980, बिल्कुल सही बात। महानायक टांटिया मामा किस आदिवासी जनजाति से संबंध, मतलब टांटिया मामा पे सर एक प्रश्न आया था। बिल्कुल है, इनका मूल नाम पूछा था, टांटिया, तांतिया, 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 टुंड्रा आंसर किया था, बाद में तांतिया भी मान लिया था। तो मतलब टांटिया मामा हो गए, भीमा नायक हो गए, खाज्य नायक हो गए, शंकर शाह हो गए, रघुनाथ शाह हो गए। जनजाति व्यक्तित्व तो आपको करके ही, मतलब ये ऐसे जनजाति की क्रांति, हाँ, ये ऐसे जनजाति व्यक्तित्व हैं जिनसे प्रश्न आते ही आते हैं। और चूंकि ये इसलिए पूछे गए हैं क्योंकि अगर एमपीपीएससी का गढ़ कहा जाए तो वो है भंवरकुआ, और भंवरकुआ चौराहे का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? टांटिया, तो क्रांति सूर्य जननायक टांटिया भील, इन्हीं के नाम पर है। और इन्हीं के नाम से सर एक विश्वविद्यालय भी बना है, इस बार चालू भी हो गया वो विश्वविद्यालय खरगोन के पीजी कॉलेज में। सर बिल्कुल सही है जी सर। तो टांटिया मामा भाई किस जनजाति, मतलब बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इससे पहले सभी विद्यार्थियों को सबसे सिंपल क्वेश्चन लगा होगा। इससे पहले सर इन्होंने इनका पूछा था, भीमा नायक का पूछा था कि उन्होंने नेतृत्व कहाँ से किया 1857 क्रांति में। इर्द गिर्द खाज्य नायक, भीमा नायक, टांटिया मामा, इन्हीं के इर्द गिर्द क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप अच्छे से याद करके चलिए। इससे पहले वाला हमने देखा था शंकर शाह रघुनाथ शाह जी जिससे संबंधित था। तो आप जनजाति नायकों के बारे में थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के जाइए। ये देखिए एक और जनजाति नायक स्वर्गीय श्री बादल भोई सर। बिल्कुल, तो बादल भोई जी जो हैं, यदि हम कहें कि मध्य प्रदेश में जंगल सत्याग्रह हुए हैं, हाँ हुए हैं। एक जो है टुरिया जंगल सत्याग्रह देखने को मिलता है हमें, एक घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह देखने को मिलता है, और कुछ जंगल सत्याग्रह हैं जिनमें से रामाकोमा जंगल सत्याग्रह, उनमें आप देखने को मिलेंगे हमें बादल भोई जी, ठीक है। तामिया जंगल सत्याग्रह, उसमें भी हमें ये दिखाई देगा। बिल्कुल सर, जब तो हैं तो फिर स्वतंत्रता सेनानी है और छिंदवाड़ा जिले से संबंधित है। इन्हीं के नाम पे छिंदवाड़ा में एक जनजातीय आदिवासी संग्रहालय भी है, जिसका अभी फिर से लोकार्पण किया गया, मतलब उसे रिकंस्ट्रक्ट किया गया सर, रिनोवेशन किया गया और फिर से उसका वर्चुअली मोदी जी ने वर्चुअली उसका लोकार्पण किया है अभी हाल ही में। और शंकर शाह रघुनाथ शाह संग्रहालय जबलपुर और बादल भोई संग्रहालय ये छिंदवाड़ा में अपडेट किया गया है। थोड़ा सा अपडेट रहिएगा। भिम्मा जनजाति की सर ये आपने ही पढ़ाया था, मुझे याद है। ये सिर्फ और सिर्फ आपने पढ़ाया था, अपने ऑनलाइन क्लास में ही पढ़ा दिया था विद्यार्थियों को। क्योंकि जब ये प्रश्न आया था मुझे भी नहीं बना था, लेकिन मैंने देखा था आपने अपनी क्लास में इसका जिक्र किया था भिम्मा जनजाति को। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में जनजातियों का भौगोलिक वितरण देखें तो किताबों में 4 से 5 जनजातियों का भौगोलिक वितरण बताते हैं, जबकि मध्य प्रदेश में 43 जनजातियां, 43 जनजातियां हैं। कम से कम 20 तो बताना चाहिए, तो 20 मैंने बताई थी, तो उसमें जो है ये आ गया था कि कहाँ है, तो बिल्कुल आंसर माना गया था सर उसको। तो मंडला डिंडोरी आंसर था उसका। मंडला डिंडोरी आंसर था, है ना जी सर। मंडवारा किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? ठीक है, मांडवारा त्योहार जो है स्पेशली जो दिवाली के आसपास गौंड जनजाति का एक प्रसिद्ध त्योहार है, लेकिन आजकल ये देखने को नहीं मिलता, क्योंकि गौंड जनजाति अगर बात करें सर तो मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्र में फैली हुई है, तो इसीलिए इनके कल्चर में भी थोड़ा सा अंतर दिखाई देता है। तो मंडला डिंडोरी शहडोल के आसपास वाली जो हमारी गौंड जनजाति है, तो उस जनजाति में जो है मांडवारा त्योहार मनाया जाता है। बाकी गौंड जनजाति और दूसरी जगह पर है, वहां पर है नहीं सर ये जी। क्योंकि तो सर जैसे एक प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के लगभग सभी जिलों में निवास करने वाली ट्राइब जो है वो गौंड है, और अब जो गौंड जनजाति वो लगभग हमारे जो सामान्य जो समाज है उसमें घुल मिल गए। बिल्कुल तो हमारे ही जो त्योहार 30 त्योहार होते हैं उनमें वो इन्वॉल्व रहते हैं। तो अलग से जो उनकी कोई ऐसी जो परंपराएं हैं वो अब समाज में देखने के लिए, खासकर ऐसे जो अब मान लीजिए शहरी क्षेत्रों में रह रहे हैं, तो फिर वो नहीं देखने के लिए मिलती जी। स्वतंत्रता सेनानी रघुनाथ सिंह मंडलोई का संबंध, ये देखिए रघुनाथ, मैंने नाम लिए थे, रघुनाथ खाज्य नायक है ना, भीमा नायक, टांटिया मामा, ये देखिए रघुनाथ। तो देखिए मतलब ये है कि यदि आप पुराने पेपर्स को देखें तो आप ट्रेंड समझ जाएंगे कि कहां से प्रश्न है। जैसे हम लोग बता ही रहे हैं सर, कब से बता रहे हैं कि कहां से प्रश्न आते हैं। बस ये है कि इस बार टंटिया मामा पूछ लिए हैं तो दूसरी बार भीमा नायक पूछ लिए जाएंगे, खाज्य नायक पूछ है ना, भीमा नायक पूछ लिए तो फिर खाज्य नायक पूछ लिए जाएंगे। बस ये है कि लेकिन पूछे जरूर जाएंगे। तो जनजाति नायकों से 1 या 2 प्रश्न तो हर बार की प्रीलिम्स में जो है हमें देखने को मिलता है। बिल्कुल सर। तो बिल्कुल रघुनाथ सिंह मंडलोई जो कि निमाड़ क्षेत्र से ही थे, निमाड़ क्षेत्र से थे,
और सर ये भिलाला जनजाति लगा दूं मैं इसमें आंसर? बिल्कुल बिल्कुल, भिलाला क्रांति के नाम से जो है इनकी क्रांति जानी गई, इनकी क्रांति जानी जाती है। तो सर ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हम विद्यार्थियों को बताना चाह रहे थे। इसका उद्देश्य बस यही था कि आप थोड़ा पैटर्न को समझ पाएं, क्योंकि आप बार बार परेशान होते हैं। कई बार हमें सर को भी मैसेज आते हैं, इंस्टा पे आते हैं, व्हाट्सएप पे आ जाते हैं, आप ढूंढ के कहाँ से नंबर लेके आजकल तो बच्चे सर ये जो मतलब यूट्यूब पे जैसे वीडियो जाते हैं ना, वीडियो के नीचे कमेंट कर देते हैं, कमेंट करते हैं, इसका बताइए और कैसे पढ़ें, स्ट्रेटेजी क्या हो, एमपीजीएस कैसे और अच्छा करें। तो आप ध्यान रखिएगा, ये इन सारी चीजों के साथ आप अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हो। साथ ही साथ सर मेरी एक रामबाण अभ्यास पुस्तिका है, जबरदस्त जो है किताब आई हुई है, उसमें जितने भी प्रश्न संभावित हैं वो समाहित हैं और जितने भी आ चुके हैं वो भी हैं। तो आप उसको भी यूज में ले सकते हो, अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो, उससे भी पढ़ सकते हो। तो और सर हमारा संस्थान जो है विजयम सीरीज भी चला रहा है बच्चों के लिए और मुफ्त है यूट्यूब पर। बिल्कुल, यूट्यूब पर एकदम मुफ्त मिल रही है। उसमें सर अभी आपकी क्लासें लग भी रही हैं? बिल्कुल लग रही है। तो 5:30 बजे से लग रही है? बिल्कुल सर, 5:30 बजे से विजयम सीरीज है, सर की क्लासेस लग रही हैं, हमारे और भी सभी गुरुजन की क्लासेस लग रही हैं, उनसे भी आप जरूर जुड़िए। अच्छी बात यह है कि जैसे जनजाति टॉपिक दिया है तो एक साथ पूरे क्वेश्चंस नहीं है, जनजातियों में जैसे सिलेबस में टॉपिक्स हैं उन टॉपिक के हिसाब से क्वेश्चंस हैं, तो आपके पास एक क्वेश्चंस की बहुत बड़ी मतलब सर जैसे जनजातियों के संवैधानिक प्रावधान तो उससे संबंधित क्वेश्चन अलग। तो आप इसका फायदा जरूर उठाओ दोस्तों, ऐसा बार बार मौका नहीं मिलता है। सर की क्लासेस चल रही हैं, सर की क्लासेस देखिए। यदि आपको कोई बुक से अच्छे से लगाना है तो आप हमारी रामबाण अभ्यास पुस्तिका भी ले सकते हैं, ठीक है, और अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद।